सो फ्रेंड्स, कैपिटल गेन्स इसका हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं अभी। कैपिटल गेन्स में बेसिक कैपिटल गेन्स इज टैक्सेबल if there is a transfer of capital asset and if there is any gain on such transfer। तो यहाँ पर ये जो टर्म्स यूज किया है कैपिटल असेट, तो उसकी भी डेफिनेशंस दी है। व्हाट इज अ कैपिटल असेट, व्हाट इज नॉट अ कैपिटल असेट, ओके, ये आपको समझना है। देन कैपिटल असेट भी हम लोग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में क्लासीफाई करते हैं। अकॉर्डिंगली उसका गेम लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। जैसे गेन हो सकता है वैसे ही लॉस भी हो सकता है। तो ये एक स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम है जिसका अपना एक तरीका है, ओके, कैलकुलेशन का। तरीका बड़ा सिंपल है। जैसे कोई भी गेन निकालते हैं, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट, दैट इज द वे ऑफ कैलकुलेशन। बट देन यहाँ पर इस सेल वैल्यू में बहुत सारे डिमिफिकेशन है, स्पेशल केसेस में बहुत सारी जगह कॉस्ट में स्पेशल डिमिफिकेशन है। तो इतने सारे डिमिफिकेशन एंड स्पेशल केसेस है, ये चैप्टर हम लोगों को थोड़ा सा वास्ट एंड टफ लगने लगता है, बट इट इज वेरी मच डुएबल। जो भी टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे आप उसको टैकल कर सकते हो। देन कैपिटल गेन में ट्रांसफर वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी मानते हैं कि ट्रांसफर हुआ, कुछ कुछ केसेस में मानते हैं ट्रांसफर नहीं हुआ। ओके, जैसे कि गिफ्ट दिया तो ट्रांसफर नहीं मानते, ट्रांसफर अंडर इनहेरिटेंस हुआ तो ट्रांसफर नहीं मानते, तो ओनरशिप चेंज हुई तो भी कभी कभार ट्रांसफर नहीं मानते हैं। तो वो भी स्पेशल सिनेरियो का हमको ध्यान रखना होता है। एंड ट्रांसफर अपने आप में इज अ ब्रॉड टर्म, डज नॉट इंक्लूड जस्ट सेल, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, इट इंक्लूड्स ट्रांसफर अंडर द पार्ट परफॉर्मेंस एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड सो ऑन। तो कंपल्सरी एक्विजिशन वो सब यहाँ पर कवर होता है। फर्दर कैपिटल गेन्स में टैक्स का कैलकुलेशन भी थोड़ा सा स्पेसिफिक है, एक्सेप्ट फॉर नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बाकी के जो गेन्स होते हैं, जैसे स्पेशल वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो इक्विटी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे होता है, या तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे स्पेशल टैक्स का रेट एप्लीकेबल है, टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका ही अलग से एप्लीकेबल है। तो वी विल हैव टू स्टडी दैट एज वेल। तो ये चैप्टर में आपका मेन जो फोकस है वो इस पे जाता है कि कंसिडरेशन के स्पेशल केसेस क्या क्या है। एक सेकेंड ना, स्क्रीन चले गई शायद। देखिए, मेन फोकस आपका जाता है कंसिडरेशन के स्पेशल केसेस क्या क्या है, फिर कॉस्ट के स्पेशल केसेस क्या क्या है, और व्हाट आर द स्पेशल एग्जेम्पशंस अवेलेबल। कुछ सेक्शन 54 से लेकर के सेक्शन 54F तक के आपको कुछ एग्जेम्पशंस भी पढ़ना है जो सिर्फ इसी हेड के इनकम से संबंधित है, और फिर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना। तो ये चार चीजों में मेनली आपका चैप्टर डिवाइडेड रहता है। एंड यस, जो बेसिक चीजें हैं उसकी थियोरी तो है। सो वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग, ऑल स्मॉल एंड बिग कंसेप्ट्स रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स। सबसे पहले, कैपिटल असेट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी whether or not connected with business or profession, even if the property is personal property, उसको नॉर्मली हम लोग कैपिटल असेट मानेंगे। बट नीचे लिखा है कि पर्सनल इफेक्ट्स which is movable property, okay, including apparel or furniture held for personal use by the assessee or family member, उसको हम लोग कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी है पर्सनल इफेक्ट, मतलब इसका मतलब अगर मैंने लैंड या बिल्डिंग पर्सनल पर्पस के लिए होल्ड किया तो उसको कैपिटल असेट मानेंगे। आई कैन नॉट से कि ये तो मेरी बिजनेस की नहीं है तो इसके बेचने पर टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा। फर्दर, पर्सनल इफेक्ट एक्सक्लूड्स ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट एटसेट्रा। तो ये वाले आइटम भले मूवेबल प्रॉपर्टी है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता हूँ, तो भी उसको हम लोग कैपिटल असेट मानेंगे। ओके, ज्वेलरी विल ऑलवेज बी रिगार्डेड एज अ कैपिटल असेट। ओके, हाँ, कुछ केस लॉस है जिसमें सिल्वर यूटेंसिल्स को उन्होंने पर्सनल इफेक्ट माना है, कैपिटल असेट से एक्सक्लूड किया है। बट गोल्ड यूटेंसिल्स वगैरह को पर्सनल इफेक्ट नहीं माना है, बिकॉज दैट इज नॉट अ ट्रेडिशन। तो पर्सनल इफेक्ट से जो एक्सक्लूड होते हैं वो वापस से कैपिटल असेट के डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो ब्रॉडली कैपिटल असेट में सब टाइप की प्रॉपर्टीज कवर होती हैं। तो इसीलिए कुछ कुछ जो एक्सेप्शन है वो हम लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। एक है कि कैपिटल असेट एक्सक्लूड्स स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल। तो अगर आपके बिजनेस में बेचने के लिए आपने कोई आइटम खरीदा है, या से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करने के लिए आपने कोई आइटम्स खरीदा है, जैसे कि ऑयल खरीदा है, तो वो सब आपको कैपिटल असेट में कंसीडर नहीं करना है। फाइन। पर्सनल इफेक्ट्स, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल असेट ही नहीं मानते हैं, तो उसके बेचने पर या उसके कंपलसरी एक्विजिशन पर आपको बहुत सारा फायदा होगा तो भी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज इनकम टैक्स में क्लियरली सिर्फ रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स टैक्सेबल है। कैपिटल नेचर की रिसीट्स तभी टैक्सेबल है अगर स्पेसिफाइड है। सो इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड देन इट इज नॉट टैक्सेबल। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल असेट ही नहीं माना, तो उसके बेचने पर जो गेन हुआ वो कैपिटल गेन ही नहीं है।
लेकिन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मतलब क्या, कि जो अर्बन एरिया में लोकेटेड नहीं है और उसकी विसिनिटी से भी बाहर है। तो अर्बन एरिया आप लोग जब एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द अर्बन एरिया हम लोग उसके कुछ लिमिट्स तक के देखते हैं, है ना। इफ द पॉपुलेशन इज मोर देन कितना, मोर देन 1 लाख, तो फिर 8 किलोमीटर दूर तक की जो एरिया है उसको अर्बन मानते हैं, राइट। 10,000 से 1 लाख की जो एरिया है कैसा है उसमें, हाँ 10,000 से ज्यादा की एरिया है अगर उस टाउन की, तो वहां से 2 किलोमीटर की दूर तक की एरिया को हम लोग अर्बन मानते हैं। 10,000 से 1 लाख की जो एरिया है, हाँ 10,000 से 1 लाख की एरिया के लिए 2 किलोमीटर, फिर 1 लाख से 10 लाख की जो एरिया है, पॉपुलेशन वाली जो एरिया है म्यूनिसिपल लिमिट से, तो उसके बियॉन्ड 6 किलोमीटर की एरिया को हम लोग अर्बन मानते हैं। एंड 10 लाख से ज्यादा जो पॉपुलेशन वाला टाउन है उसके बियॉन्ड हम लोग 8 किलोमीटर के एरिया तक के हम लोग अर्बन मानते हैं। उसके बियॉन्ड अगर कोई एरिया लोकेटेड है तो उसको हम लोग रूरल एरिया मानते हैं। वी विल बी सीइंग दैट एस्पेक्ट इन द एग्रीकल्चर टॉपिक लेटर ऑन। उसके अलावा गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बेरर बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली और भी कुछ असेट्स को कैपिटल असेट से एक्सक्लूड किया गया है। इसका मतलब उस पे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, उसमें जो वैल्यू एप्रिसिएशन होता है और उस पे जो आपको मिलता है उस पे। सो ये एक्सक्लूजन्स आप लोग ध्यान रख सकते हो, राइट। तो अब कैपिटल असेट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो नॉर्मली 36 मंथ का पीरियड रहता है। अगर 36 मंथ पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो उसके बाद अगर वो असेट को ट्रांसफर किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट मानते हैं और उसके गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानते हैं। लेकिन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड में 36 की बजाय टाइम पीरियड है 12 मंथ्स का, सिर्फ 12 मंथ के बाद ही उसको लॉन्ग टर्म मान लेंगे। अनलिस्टेड शेयर्स एंड लैंड ऑफ बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में टाइम पीरियड है 24 मंथ्स का, मतलब 2 इयर्स। ये आपको डेट टू डेट देखना होता है। तो 24 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है उसके बाद में उसको हम लोग लॉन्ग टर्म मान लेते हैं। लॉन्ग टर्म मानना नॉर्मली असेसी के लिए फेवरेबल रहता है। अगर लॉन्ग टर्म असेट मान लिया, लॉन्ग टर्म गेन उस पर हुआ, तो उसमें नॉर्मली आपको ज्यादा बेनिफिट्स अवेलेबल है। रेट ऑफ टैक्स भी उसमें 30% के बजाय आपको 20% एप्लीकेबल रहेगा। ओके, एंड देन लिस्टेड शेयर्स में तो और भी ज्यादा कंसेशन है। फिर गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल असेट। ओके, जो ब्लॉक ऑफ असेट्स में से आप अगर सेल करते हो तो असेट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ब्लॉक का जो गेन और लॉस है उसको अगर पूरी तरह आपने सेल किया तो दैट विल बी ऑलवेज रिगार्डेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, डेप्रिशिएबल असेट्स इवन इफ यू हैव बीन होल्डिंग फॉर मोर देन 3 इयर्स, तो भी धीरे धीरे वो डेप्रिशिएट हो रही है उसकी वैल्यू, और उस पे आपको जो फाइनली कैपिटल गेन या लॉस हुआ दैट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म मानने से फायदे क्या क्या देखो, बहुत सारे एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में। कुछ स्पेशल रेट्स एप्लीकेबल हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नॉर्मली स्लैब रेट्स ही एप्लीकेबल रहते हैं नॉर्मली। एंड फिर एक रिस्ट्रिक्शन है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे भी एक रिस्ट्रिक्शन है, बट एटलीस्ट इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ कैपिटल गेन। बोथ दिस कैपिटल लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम अंडर अदर है। तो वो तो है, तो ये डिस्टिंक्शन आप ध्यान रख सकते हो। इंडेक्सेशन नॉर्मली अवेलेबल रहता है, बट स्पेशल केसेस में इंडेक्सेशन भी अवेलेबल नहीं रहता है, जैसे कि डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, स्लम सेल के केस में, और फिर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के केस में। कुछ केसेस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी अवेलेबल नहीं रहता है डेप्रिशिएबल असेट के केस में, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हमने बहुत सारे केसेस में इसकी स्टडी किया हुआ है ना, तो मैं पूरे केसेस आपको एक एक करके करवा दूंगा, तो जिससे आपका पूरा कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाएगा। अब सबसे पहले ब्लॉक ऑफ असेट्स जो रहता है, तो अगर हम लोग ने डेप्रिशिएबल असेट का ब्लॉक है, अगर हम लोग ने पूरे असेट्स बेच दिया फिर तो पक्का कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस है, क्योंकि वो ब्लॉक में जो अभी तक की जो वैल्यू आई है, ओके, जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है, और इस साल आपने जो परचेस किया उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे, और जितने में आपने बेचा दैट विल बी द कंसिडरेशन। इंडेक्सेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो कंसिडरेशन माइनस दिस, कंसिडरेशन मतलब सेल वैल्यू माइनस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेसेस, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर कंसिडरेशन ज्यादा है तो। अगर कंसिडरेशन कम है तो हम लोग बोलेंगे कि इट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, वेरी सिंपल।
ओके अगर आपने पूरे ही एसेट्स बेच दिया तो देयर विल बी गेन और लॉस, ठीक है। देन इफ द पार्ट ऑफ द असेट्स ऑफ द ब्लॉक आर सोल्ड, अगर पार्ट को ही बेचा तो उस केस में क्या होगा, देन इन दैट केस आपने अगर पार्ट बेच करके ज्यादा वैल्यू रिकवर कर लिया, ब्लॉक की वैल्यू से ज्यादा रिकवरी हो गई, तो फिर देयर विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ देयर इज एक्सेसिव रिकवरी। ओके बट अगर पार्ट ऑफ द असेट्स को बेचा और कम रिकवरी हुई तो फिर ब्लॉक में अभी भी वैल्यू बचेगी। आपको पता है ब्लॉक ऑफ असेट्स में हम लोग सेल वैल्यू या वैल्यू रियलाइज्ड को माइनस करते हैं, तो अगर कम वैल्यू मिली तो फिर आपकी ब्लॉक में अभी भी वैल्यू बची है, रिमेनिंग वैल्यू पे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ओके डेप्रिसिएशन विल बी अवेलेबल ऑन द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। तो ये वाला कंसेप्ट आप पीजीबीपी चैप्टर में भी देखते हो और यहाँ पर भी देखते हो, बिकॉज यहाँ पर दोनों हेड्स का मिक्स्ड इम्पैक्ट आता है। ओके अगर पूरे असेट्स बेच दिया फिर तो पक्का कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस से, पार्ट ऑफ द असेट्स बेचा ज्यादा वैल्यू रिकवर कर लिया तो भी कैपिटल गेन हो जाता है। ओके डेप्रिसिएशन फिर मिलना बंद हो जाता है। देन अगर नॉन डेप्रिशिएबल असेट की अगर बात करें, जैसे कि लैंड नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, इवन बिल्डिंग हेल्ड फॉर पर्सनल यूज नॉट फॉर बिजनेस नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, वो सब केसेस में ज्वेलरी नॉन डेप्रिशिएबल असेट है क्योंकि आप बिजनेस में यूज नहीं करते हो, तो उस केस में आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना होता है। ओके जैसे लैंड एंड बिल्डिंग के लिए बताया, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए बताया 24 मंथ्स, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ या उससे कम है तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट बोलेंगे। सीधा सीधा कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर देंगे, 40 लाख माइनस 30 लाख, तो आपको डेट टू डेट कैलकुलेशन करना होगा, डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ ट्रांसफर। अब मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस आपको करवाते करवाते कंसेप्ट बिल्डअप किया था, तो सब देखते जाइए एक एक करके। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अलावा अगर आपने कुछ कैपिटल नेचर का इंप्रूवमेंट किया वो असेट पे, तो उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलते हैं, तो उसका भी डिडक्शन मिलता है ना, आपको पता है। देखिए कंसिडरेशन में से एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर का डिडक्शन मिल जाता है। मान लो आपका कंसिडरेशन है 80 लाख और आपको मान लो 80,000 रुपीज का ब्रोकरेज लग गया, ओके वो ट्रांजेक्शन करने में, तो हम लोग यहाँ पर नेट कंसिडरेशन लेते हैं जो भी है ना, 80 लाख माइनस ब्रोकरेज। तो ये तो एक पॉइंट आ गया, बट उसके बाद आपको दो स्पेसिफिक डिडक्शंस मिलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट में विदाउट एनी इंडेक्सेशन सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को आप माइनस कर सकते हो। ओके 30 लाख एंड 25 लाख इस केस में। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में आगे आएगा कि अगर फर्स्ट अप्रैल 2001 के पहले अगर इनकर किया तो वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम लोग हमेशा इग्नोर करेंगे। ओके कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज टू बी कंसिडर्ड ओनली इफ इनकर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001। ओके उसका एक रीजन है, आगे हम लोग देखेंगे। देन अगर असेट आपने मोर देन 24 मंथ होल्ड किया, असेट बिंग लैंड और बिल्डिंग, और कोई असेट है तो मोर देन 36 मंथ, तो उस केस में नॉर्मली यू आर एंटाइटल्ड फॉर इंडेक्सेशन बिकॉज द असेट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। तो आपको क्वेश्चन में इंडेक्स दिए रहेंगे, उसको हम लोग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहते हैं। ओके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दिया रहेगा, तो आपको वो जो इंडेक्स है उसके हिसाब से कॉस्ट को बढ़ाना है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बताता है कि आपकी मनी की वैल्यू में कितना चेंज हो चुका है। उस समय जो आपने 5 लाख में खरीदा था, अगर आज के हिसाब से आप स्पेंड करो तो आज आपको 12,35,000 का कॉस्ट लगेगा। तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द असेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी। तो 289 अपॉन 117, इसके कारण आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो अकॉर्डिंगली आपका गेन जो है वो कम हो जाएगा या कभी कभार लॉस भी हो सकता है। ओके अगर कॉस्ट ज्यादा है या इंडेक्स कॉस्ट ज्यादा है सो दैट कैन आल्सो लीड टू कैपिटल लॉस। ऑलराइट, अब जैसा इंडेक्सेशन आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में करते हो वैसा ही इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्सेशन दे रहे हो तो न्यूमरेटर में तो ईयर ऑफ ट्रांसफर का ही इंडेक्स लेना है, डिनोमिनेटर में क्या लोगे आप, डिनोमिनेटर में आप लोगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच सच इंप्रूवमेंट इज डन। ओके जिस साल आपने इंप्रूवमेंट किया उस साल का आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स डिनोमिनेटर में ले लोगे। सो वेरी सिंपल, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कैलकुलेशन है। आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आपको बहुत फास्ट ये सब करके आंसर निकालना है। ओके कैपिटल गेन का एक बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अब आपको 14 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मे बी एक आधा 7 मार्क का क्वेश्चन कैपिटल गेन पे आ जाए, और एमसीक्यूज में भी चांसेस रहते हैं। देन अगर आपने इंप्रूवमेंट जो है वो जस्ट आपने पहले करवाया,
ओके, जस्ट 24 मंथ के अंदर या 12 मंथ के अंदर करवाया तो भी उस पर आपको इंडेक्सेशन मिलेगा, बिकॉज वॉट इज टू बी सीन इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द असेट। अगर असेट लॉन्ग टर्म है तो फिर इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे भी मिलेगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे भी मिलेगा। ये नहीं देखना है कि ये इंप्रूवमेंट तो जस्ट लास्ट ईयर करवाया। अगर जस्ट लास्ट ईयर करवाया तो लास्ट ईयर का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो आपका बेस रहेगा। एंड आई होप आपको याद है आपका प्रीवियस ईयर 1920 है, उसका इंडेक्स एटलीस्ट आपको याद रखना चाहिए। Okay, all these cost inflation indices have been given with respect to the base year 2001-2। तो 2001-2 फाइनेंशियल ईयर का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 100 है। एटलीस्ट ये दो याद रखो, बाकी के तो आपको क्वेश्चन में दिए रहना चाहिए। ओके, देन अगर मल्टीपल टाइम इंप्रूवमेंट करवाया तो आपको उसका अलग अलग डिडक्शन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जितने भी बार कैपिटल नेचर का इंप्रूवमेंट करवाया आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। एंड अगर वो असेट आपका से लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो आपको उसके रिस्पेक्ट में इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड सभी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे मिल जाएगा। ओके, ये वाला केस भी बेसिक केस। देन अगर सपोज हम लोग ने लैंड खरीदा, लैंड के ऊपर बाद में बिल्डिंग बनाया, तो बिल्डिंग को एक अलग असेट मानेंगे, लैंड को अलग असेट मानेंगे। ये वाला केस भी एक समझ लो। फिर बिल्डिंग का पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग से देखेंगे। ओके, लैंड का पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग से देखेंगे। बाद में अगर एक साथ आपने लैंड एंड बिल्डिंग सेल किया तो यहाँ पर देखिए ये वाले एग्जांपल में लैंड का पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 24 मंथ्स है, तो लैंड इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, तो लैंड पे आपको इंडेक्सेशन मिल गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन बिल्डिंग के लिए आप देख सकते हैं 2018 से 2019 24 मंथ नहीं हुए, तो बिल्डिंग को शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट माना, बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिला। So you should understand that constructing a building on a piece of land is not considered as improvement. Okay, this is a separate asset जो आपने खड़ा किया है। हाँ, existing building पे आपने और एक फ्लोर चढ़ाया तो उसको हम लोग improvement बोल सकते हैं। बट लैंड एक सेपरेट असेट है, बिल्डिंग एक सेपरेट असेट है। तो बिल्डिंग अगर आपने बनाया तो बिल्डिंग के पीरियड ऑफ होल्डिंग को अलग से देखना है, उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वो 24 मंथ से कम है। ऑलराइट, तो ये वाला इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा 15 लाख पे। देन बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, क्योंकि हम लोग इंडेक्सेशन 14-2001 के बाद ही हमारे पास में इंडेक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसेस अवेलेबल है, तो उन्होंने आपको ऑप्शन दिया कि अगर आपने असेट 14-2001 के पहले एक्वायर किया था देन यू कैन टेक द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज द एक्चुअल कॉस्ट जो पहले खरीदा था और द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 14-2001 at your option. Obviously, assessee will choose that option which leads to more reduction or lesser gain, है ना, ताकि कम टैक्स लगे। तो he will choose whichever is higher। जैसे ये एग्जाम्पल में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे क्लास में, तो वही सब आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल में देखिए कॉस्ट 1 लाख रुपीज थी, 2001 के पहले एक्वायर किया था, तो 2001 का जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और फिर कंसिडरेशन में से इसको हम लोग इंडेक्सेशन दे करके माइनस कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर 10 लाख कंसिडर किए। व्हाट वी डू, वी कंपेयर दीज टू कॉस्ट। ओके, 1 लाख और 10 लाख। ओके, विच एवर इज हायर वी कंसिडर दैट वन, एंड देन उस पे हम लोग इंडेक्सेशन ले सकते हैं, बिकॉज पीरियड ऑफ होल्डिंग इज डेफिनेटली मोर देन द रिक्वायर्ड पीरियड, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। देन कभी हो सकता है, कभी बाय चांस कि फेयर मार्केट वैल्यू कम है एक्चुअल कॉस्ट से, देन यू विल टेक द एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि आपको ऑप्शन है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। देन यू विल टेक द एक्चुअल कॉस्ट, बट इंडेक्सेशन में आपको ये साल का कोई और इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, तो आप कम से कम यहाँ पर जो बेस है वो 100 लेंगे। ओके, जब आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं तो मिनिमम बेस जो है वो आप 100 लेंगे। सो 40 लाख माइनस 12 लाख इंटू 289 अपॉन 100। देन हम लोग ने ये भी बात किया था कि अगर इंप्रूवमेंट किया, ओके, आपने इनमें से जो भी कॉस्ट लिया वो तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई, और 14-2001 के बाद आपने जो भी इंप्रूवमेंट किया उसको आपको जैसा नॉर्मली अवेलेबल था वो मिल जाएगा डिडक्शन। अगर 14-2001 के बाद इंप्रूवमेंट करते हैं तो वो मिल जाएगा, बट अगर 14-2001 के पहले इंप्रूवमेंट करते हैं तो वो नहीं मिलेगा। ओके, तो आप कोई भी ऑप्शन लो फर्क नहीं पड़ता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको कंपेयर करके लेना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको मिल जाएगा। बट जैसे ये वाले केस में देखो 14-2001 के पहले आपने इंप्रूवमेंट का खर्चा किया था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया
not allowed if incurred before 1/4/2001, whether you take this option or you take this option. ओके, आप ये वाला कॉस्ट लो या ये वाला फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट मानो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पहले का अलाउ कभी नहीं होगा, कोई सर्कमस्टेंसेज में नहीं होगा, रिमेंबर दिस वेरी वेल। ओके, तो यहाँ पर आपने 10 लाख लिया, उससे बात आगे बढ़ गई। कभी आपने अगर सपोज ये दोनों का टोटल 10 लाख से ज्यादा आता है, यू विल बी टेम्पटेड टू टेक दिस, बट देन दिस इज नॉट अवेलेबल, तो आपको कंपेयर तो हमेशा यही दोनों करना है, तो आपको सिर्फ ये लेना होगा। ओके, 10 लाख का इंडेक्स कॉस्ट ले लो, 1/4/2001 के पहले का इंप्रूवमेंट कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। अगेन यहाँ पर ये दोनों में से आप ये ले रहे हो, आप ये वाली कॉस्ट ले रहे हो, तो भी आप ये वाला कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं ले सकते। ओके, इट डज नॉट मैटर, अगर इंप्रूवमेंट 1/4/2001 के पहले किया तो उसको आप नहीं लोगे। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट वेरी वेल। हाँ, लेकिन अगर आपने मल्टीपल इंप्रूवमेंट्स किया, 1/4/2001 के पहले भी किया, बाद में भी किया, तो उसके पहले जितने किया उसको इग्नोर कर दो, उसके बाद में जो किया उसको कंसिडर कर सकते हो। ओके, कॉस्ट आप कंपेयर करके ले लो, विच एवर इज हायर, तो 550,000 और 5 लाख में से 5 लाख, एंड देन इंप्रूवमेंट उसके बाद जो किया 1/4/2001 के बाद में, तो उसको आप ले सकते हो और उस ईयर के हिसाब से आप इंडेक्सेशन उसमें दे सकते हो। ओके, तो ये समरी आपको दी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2001 के पहले इनकर हुई है, मतलब पहले का असेट है, तो एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। Okay, these are two different things, cost of acquisition and cost of improvement. Cost of improvement is never included अगर 1/4/2001 के पहले आपने इनकर किया तो, एंड अगर आपने असेट ही अप्रैल 2001 के बाद खरीदा तो फिर एक्चुअल कॉस्ट। ओके, फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन नहीं है। और अगर आपने 1 अप्रैल 2001 के बाद में अगर इंप्रूवमेंट किया, असेट कभी भी खरीदा होगा, तो आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक्चुअल बेसिस पे अलाउड है, एंड ऑब्वियसली अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से लॉन्ग टर्म असेट है तो उस पर इंडेक्सेशन भी अलाउड है। Then, I have not taken these topics even in your class in the sequence as given in the book or in the act, but in the sequence of importance so that you will be able to solve the questions. Okay, तो questions में आपको ये 1/4/2001 वाला concept बहुत frequently apply करना होता है, and section 50C बहुत popular section है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई पर्सन लैंड या बिल्डिंग एक कैपिटल एसेट के रूप में रखता है और उसको फिर बेचता है, उसको ट्रांसफर करता है, तो he has to compare the actual consideration with the stamp duty value as on the date of transfer. Okay, actual consideration with the stamp duty value. अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसिडरेशन के 105% से ज्यादा है, मतलब मान लो एक्चुअल कंसिडरेशन 1 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,10,000 है, ओके, 5% एक्सेस से भी ज्यादा है, तो हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडरेशन मान लेंगे। ओके, इन दैट केस डीम्ड कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 50C विल बी द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। बट अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लो 1,02,000 होती थी और अगर एक्चुअल कंसिडरेशन 1 लाख है, तो 105% से कम है, देन वी विल टेक द एक्चुअल कंसिडरेशन। ओके, फिर हम लोग एक्चुअल कंसिडरेशन ले सकते हैं। ऑलराइट, तो अब ये सिर्फ सेलर के एंगल से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बायर के एंगल से भी ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होती है, वो बात अलग है ना, अंडर सेक्शन 56 to 10 अदर सोर्सेज में हम लोग पढ़ेंगे कि बायर के एंगल से भी अगर बायर को भी कम कॉस्ट में एक हायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की लैंड या बिल्डिंग मिल जाती है, तो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द बायर ऑल्सो। दोनों के हाथ में वो उतने डिफरेंस अमाउंट पे टैक्स लग जाता है एक्चुअली, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। अब ये इसमें अगले साल से अमेंडमेंट आ जाएगा, आपके एग्जाम में नहीं आया, अगले साल से 105 की जगह 110 हो जाएगा, आपके एग्जाम में 105 ही है, इसको आप ऐसे ही ध्यान रखो। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट टू मेनी अमेंडमेंट्स, बहुत सारे लोग रूमर्स उड़ाते रहते हैं कि अमेंडमेंट आ गया, वो आ गया, मेनली आपके पूरे अमेंडमेंट्स कवर्ड ही है, हम लोग ने जो क्लास में किया, सिर्फ एक दो छोटे मोटे अमेंडमेंट्स आए हैं, जैसे जो प्रिस्क्राइब मोड ऑफ पेमेंट है वो उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया, अलाउड मोड्स है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, उसके बाद में आईएमपीएस, आरटीजीएस, यूपीआई, ओके, भीम ऐप से जो ट्रांसफर होता है वो, तो वो सब उन्होंने अलाउ किया कुछ, ओके, प्रिस्क्राइब किया, अदरवाइज देयर आर नो मेजर अमेंडमेंट्स, बाकी सब कवर्ड है। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कभी कभार ज्यादा रह सकती है, तो यू असेसी कैन चैलेंज इट। ओके, असेसी कैन रिक्वेस्ट द असेसिंग ऑफिसर टू टेक द केस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड वैल्यूएशन ऑफिसर अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम वाली वैल्यू बताता है, तो हम लोग वो रिड्यूस्ड वैल्यू को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मानेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ओके, वो रिड्यूस्ड वैल्यू के साथ में
हम लोग एक्चुअल कंसिडरेशन को कंपेयर करेंगे। तो अगर वो 105% से ज्यादा है तो फिर हम लोग उसको लेंगे। बट वैल्यूएशन ऑफिसर अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू बोलता है उस प्रॉपर्टी की, तो फिर वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू को नहीं लेंगे, हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ले लेंगे। ओके, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू बहुत कम है, ओके इतनी कम है कि 105% से भी कम है, तो फिर हम लोग फिर कंपेयर करेंगे और हम लोग फिर उस केस में एक्चुअल कंसिडरेशन ले लेंगे क्योंकि 105% से कम है। और एक केस है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में, जो कि आगे आपको सेक्शन 43 सी ए पीजीबीपी हेड में भी काम में आएगा, एंड सेक्शन 56 टू 10 जो कि हमारा अदर सोर्सेज हेड है उसमें भी काम में आएगा। ये वाला जो कंसेप्ट है कि अगर अग्रीमेंट टू सेल प्रॉपर्टी पहले हो गई थी एंड अगर वो लैंड या बिल्डिंग का जो सेल डीड का रजिस्ट्रेशन वो बाद में हुआ, तो नॉर्मली तो रजिस्ट्रेशन के दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखा जाता है। बट अगर देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल इन राइटिंग, ओके बिफोर हैंड, एंड उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर कम है, तो असेसी हैज एन ऑप्शन टू टेक दिस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इंस्टेड ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। बट कंडीशन ये है कि उस दिन या उस दिन के पहले देयर शुड बी सम पेमेंट received by the seller by account pay check, account pay draft, electronic clearing system और other prescribed mode। अदर प्रिस्क्राइब मोड मतलब जो मैंने आपको बताया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ओके एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई एक्सेट्रा, ओके जो उन्होंने अलग से प्रिस्क्राइब किया। आपके आरटीपी में आपको मिल जाएंगे कौन से प्रिस्क्राइब मोड्स हैं। Then the seller has an option to consider the stamp duty value as on the date of agreement। Okay, 50 लाख की जगह 65 लाख की जगह 54 लाख वो कंसिडर कर सकता है। इज इट क्लियर? तो ये 50C बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, सेक्शन 50C इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब एक और इंपॉर्टेंट मैं पहले करवा रहा हूँ आपको, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चंस मोस्टली जिस पे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं ये वाले केस में जब गिफ्ट या अंडर अ विल अगर असेट ट्रांसफर किया एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, तो नॉर्मली उसको उस समय ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल नहीं मानते हैं, ट्रांसफर मानते नहीं है। सो इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। तो अज्यूमिंग कि अभी ट्रांसफरी के हाथ में भी टैक्स नहीं लगा, ओके ट्रांसफरी के हाथ में सेक्शन 56 टू 10 के अंदर में टैक्स लग सकता है, बट वो लगेगा तो कुछ और प्रोविजन अप्लाई होंगे। अभी हम मान के चल रहे कि ट्रांसफरी के हाथ में टैक्स नहीं लगा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमको दो तीन चीजें समझना है। सबसे पहले, अब जो ट्रांसफरी है जिसको वो असेट गिफ्ट में मिल गया या अंडर अ विल मिल गया, तो उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग ट्रांसफरर की पीरियड ऑफ होल्डिंग से काउंट किया जाएगा, ट्रांसफरर की डेट ऑफ एक्विजिशन से। ओके, जब से उसने खरीदा था तब से उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर। ओके, यहाँ पर ए इज द प्रीवियस ओनर जिसने गिफ्ट किया, तो उसने जितने में खरीदा था दैट विल बी रिगार्डेड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, एंड इस समय ए के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कंसिडरेशन तो 40 लाख ले लिया कैलकुलेशन में जब फाइनली ट्रांसफरी ने जब बेचा, ओके जब भी उसने ट्रांसफर किया तो एक्चुअल में, बट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कॉस्ट 20 लाख लिया, न्यूमरेटर में इंडेक्सेशन लेते वक्त 289 लिया, डिनोमिनेटर में अगर हम लोग एक्ट के लिटरल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जाए तो 184 लेना पड़ेगा। द ईयर, इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द असेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी, असेसी है मिस्टर बी, तो ट्रांसफरी, तो उसने सबसे पहले एसेट को कब होल्ड किया? इन द ईयर 2011-12, तो 184 लेंगे एज पर लिटरल इंटरप्रिटेशन। बट बॉम्बे हाई कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट का एक एक केस हमारे पास में है ना, मंजुला शाह एंड अरुण शुंगलू ट्रस्ट वाला, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा कि आप यहाँ की कॉस्ट लेते हो तो यू कैन ऑल्सो टेक द इंडेक्सेशन फ्रॉम द ईयर index in the denominator of the year in which the asset was first held by the previous owner, okay as per the Bombay High Court decision और Delhi High Court decision। तो आप ये ले सकते हो, दिस इज मोर फेवरेबल। ओके, जितना छोटा डिनोमिनेटर लोगे उतना ज्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, तो उतना आपका गेन कम हो जाएगा या हो सकता है लॉस में भी कन्वर्ट हो जाए। सो आपको ये चीज समझना है। ऑलराइट, सो हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे, हम लोग ये वाले कोड के हिसाब से कर सकते हैं, कोड डिफिजन के हिसाब से, बट नोट लिखना होगा। ओके, वी हैव टेकन इंडेक्सेशन कंसीडरिंग द जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इन मंजुला शाह केस, ओके फ्रॉम द ईयर इन विच द असेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर। Alternatively, as per literal interpretation,
indexation could have been taken only from the year in which the asset was first held by the assessee, that is 117 की जगह 184 ले सकते थे. Obviously in that case the cost of acquisition index would have been something else and there would have been some different figure of long term capital gain. Okay, तो वो आपको ध्यान रखना है. Then अब यहाँ पर अगर समझो वो पर्सन ने आपको जस्ट रिसेंटली गिफ्ट किया, ओके, गिफ्ट करने के बाद में रिक्वायर्ड टाइम नहीं हुआ 24 मंथ या 36 मंथ का जो भी है, तो भी क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग फिफ्थ उसके डेट से माना जा रहा है जब से प्रीवियस उन्होंने खरीदा था, तो इट विल बी स्टिल कंसीडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. ओके, 2005 से 2019 माना जाएगा. सो यू डोंट हैव टू बॉदर कि गिफ्ट जस्ट रिसेंटली मिला है तो शॉर्ट टर्म असेट है क्या, नहीं. आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग यू हैव टू कंसीडर फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्रीवियस ओनर हैड फर्स्ट एक्वायर्ड द असेट. तो अगेन इंडेक्सेशन आपको मिल जाएगा. एज पर लिटल इंटरप्रिटेशन आप डिनोमिनेटर में 280 ले पाओगे, एज पर हाईकोर्ट डिसीजन आप 117 ले पाओगे. ओके, गिफ्ट वाले केस में अगर इंप्रूवमेंट है, अगर आपने बाद में इंप्रूवमेंट करवाया तो आप इंप्रूवमेंट का भी डिडक्शन ले सकते हो. ओके, ट्रांसफरी ने खुद बाद में इंप्रूवमेंट करवाया तो इंप्रूवमेंट का भी डिडक्शन वो ले सकता है. अगर इंप्रूवमेंट पहले के कोई साल में है तो उस पर इंडेक्सेशन भी मिल जाएगा. अगर प्रीवियस ओनर ने इंप्रूवमेंट करवाया था, ओके, बिफोर गिफ्टिंग 1/4/2001 के बाद, लेकिन तो वो इंप्रूवमेंट का भी डिडक्शन हमको मिल जाएगा. तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का भी डिडक्शन मिलता है. ओके, जिसमें आप डिनोमिनेटर 117 या 184 ले सकते हो एज पर द ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स. लेकिन इंप्रूवमेंट उसने जो कराया उसका डिनोमिनेटर बेस आप 137 ले सकते हो, मतलब ईयर इन विच इंप्रूवमेंट टुक प्लेस, उसका आप डिनोमिनेटर में इंडेक्स ले सकते हो. सो एक और बात का ध्यान रखना, प्रीवियस ओनर ने जो इंप्रूवमेंट करवाया उसका भी डिडक्शन मिलेगा. ओके, अगर अब ये वाले केस में, हाँ, ये दोनों केस में सिर्फ इतना फर्क है, हाईकोर्ट डिसीजन के हिसाब से किया तो ये 117 लिया हमने डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, और लिटरल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से किया तो ये 184 लिया. लेकिन आप देखिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में मैंने दोनों जगह 137 लिया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में. ओके, क्योंकि उसमें आपको लिटरल इंटरप्रिटेशन करोगे तो भी उसी साल का इंडेक्स लेना है बेस में, द ईयर इन विच द इंप्रूवमेंट टुक प्लेस. ठीक है. देन अब अगर मल्टीपल इंप्रूवमेंट्स हुए, एक इंप्रूवमेंट प्रीवियस ओनर ने करवाया, एक इंप्रूवमेंट आपने करवाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दोनों इंप्रूवमेंट का डिडक्शन मिल जाएगा. गिफ्ट के पहले उसने जो खर्चा किया वो आपका कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. आपको अब ये समझ गया है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो इंडेक्सेशन है आप 117 के बेस से ले सकते हो या 184 के बेस से ले सकते हो. फिर इंप्रूवमेंट, आप ये दोनों कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का डिडक्शन लोगे, दोनों कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का डिडक्शन लोगे आप, दोनों केस में जो उस ईयर का जो इंडेक्स है उसका डिनोमिनेटर ले सकते हो. सो आई होप द केस इज क्लियर इनफ. हाँ, अब मिक्स्ड वाला केस आता है जब प्रीवियस ओनर ने 1/4/2001 के पहले एक्वायर किया था एंड फिर आपको गिफ्ट किया, तो उस केस में क्या करेंगे. तो अगर पहले एक्वायर किया था फिर आपको गिफ्ट किया, तो प्रीवियस ओनर के लिए कॉस्ट में ये देखो, ये दोनों कॉस्ट को हम लोग कंपेयर करेंगे, 10 लाख और 20 लाख विच एवर इज हायर. ओके, तो फिर 20 लाख वी विल बी टेकिंग एज द कॉस्ट, फिर 20 लाख को आप ले सकते हो. अगेन यहाँ पर आप हाई कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से 100 का बेस ले रहे हो, अदरवाइज आप यहाँ पर जिस साल गिफ्ट किया उस साल का बेस लेते थे 280 लिटरल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से. तो अगर 1/4/2001 के पहले प्रीवियस ओनर ने एसेट एक्वायर किया था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको प्रीवियस ओनर के डेट के हिसाब से एक्विजिशन डेट के हिसाब से आपको कंपेयर करना है 1/4/2001 से. ओके, फिर उसके बाद में उसने जो इंप्रूवमेंट करवाया वो आपको एज इट इज अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, इंप्रूवमेंट का कॉस्ट. बट एज टोल्ड अर्लियर, अगर 1/4/2001 के पहले कुछ इंप्रूवमेंट करवाया, जैसे ये केस 1/4/2001 के पहले कुछ इंप्रूवमेंट करवाया, सॉरी ये केस में नहीं है, ये केस में गिफ्ट पहले दे दिया, ये केस में गिफ्ट पहले दे दिया, तो ये केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगेन यू हैव अ चॉइस टू टेक दिस कॉस्ट और दिस विच एवर इज हायर. ओके, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो आपको मिल ही जाएगा. हाँ, अब ये वाला केस देखो, इसमें सब कुछ मिक्स्ड है. 1/4/2001 के पहले दो इंप्रूवमेंट हुए, दोनों इंप्रूवमेंट को आप कंसीडर मत करो. ओके, जो प्रीवियस ओनर ने किया और जो आपने किया, 1/4/2001 के पहले की इंप्रूवमेंट को हमेशा इग्नोर ही करना है, खत्म. सिर्फ कॉस्ट को कंपेयर करो, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट और 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू,
यू विल टेक विच एवर इज हायर। तो 8 लाख हम लोग ने ले लिया, ओके। एंड देन इम्प्रूवमेंट जो आपने करवाया बाद में 1/4/2001 के बाद, उसको आप बिल्कुल ले सकते हो, 6 लाख इंटू 289 अपॉन 272, ओके, बिकॉज असेट इज डेफिनेटली लॉन्ग टर्म असेट। तो इतने सारे केसेस है जो मैंने आपको भी समझाया। देन गिफ्ट वाले केस में आप लोगों ने सेक्शन 56 टू 10 पढ़ा हुआ है ना, अदर सोर्सेज चैप्टर में। सेक्शन 56 टू 10 में लिखा हुआ है कि अंडर सो मेनी सर्कमस्टांसेस रेसिपिएंट के हाथ में उसको हम लोग गिफ्ट को टैक्सेबल मान लेते हैं, ओके, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन गिफ्टेड। गिफ्टेड मतलब कि या तो विदाउट कंसिडरेशन दिया या तो फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया। अभी हम लोग विदाउट कंसिडरेशन वाले गिफ्ट की पहले बात कर रहे हैं। अगर विदाउट कंसिडरेशन दिया तो अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग बुलियन, ज्वेलरी, शेयर्स और सिक्योरिटीज और वर्क ऑफ आर्ट एटसेट्रा, अगर इसमें से कोई अगर दिया जिसका एग्रीगेट सम साल भर में 50,000 से ज्यादा है, तो रेसिपिएंट के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाता है। Now, once that much amount is taxable in the hands of the recipient, stamp duty value of the or that fair market value, तो फिर उस वैल्यू को हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे आगे के लिए। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि से 10 लाख का आपको 10 लाख की प्रॉपर्टी अगर आपको फ्री में मिल गई, तो 10 लाख आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे, ओके। 10 लाख की प्रॉपर्टी अगर आपको फ्री में मिल गई और आपके हाथ में 10 लाख पे टैक्स लग चुका है 56 टू 10 में, तो ओके 10 लाख 10 लाख विल बी डीम्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी जब आपको गिफ्ट मिला वहां से गिना जाएगा ये वाले सर्कमस्टेंसेस। ये देखो यहाँ पूरा समझाया हुआ है। अगर सेक्शन 56 टू 10 अप्लाई होता है, मतलब अगर रेसिपिएंट के हाथ में वो गिफ्ट टैक्सेबल होता है, देखो ट्रांसफरर के हाथ में तो नहीं होता है, बट अगर रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होता है, देन forget about all the cost of improvement etc done earlier, okay, forget about the cost of the previous owner। अभी जो टैक्सेबल हो गया, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपने कंसिडर किया, अगर विदाउट कंसिडरेशन लिया तो पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे 50,000 से ज्यादा जो है, दैट विल बी डीम्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड इवन पीरियड ऑफ होल्डिंग डेट ऑफ गिफ्ट से मानी जाएगी। पीरियड ऑफ होल्डिंग में भी प्रीवियस ओनर का पीरियड काउंट नहीं करेंगे। तो गिफ्ट के दो अलग अलग केसेस हैं, एक जो रेसिपिएंट के हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल हो जाता है जो हम अभी देख रहे हैं, और एक जो पहले देखा था रेसिपिएंट के हाथ में वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता है, ओके। तो वो केस हम लोग ने पहले देखा था, उसमें प्रीवियस ओनर का कॉस्ट वगैरह लेते हैं। अगर रेसिपिएंट के हाथ में 56 टू 10 अप्लाई हो गया है, तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 10 लाख टैक्सेबल हो गया एंड दैट बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि डबल टैक्स नहीं लगना चाहिए ना। फिर 10 लाख के बाद में उसने जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यू पे सेल किया उतना उसका गेन हो जाएगा। हियर द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज शॉर्ट, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा एंड उस पे इंडेक्सेशन भी फिर नहीं मिलेगा, ओके। हाँ, हो सकता है कि इसने इसके बाद में 2 साल से ज्यादा होल्ड कर दिया बीइंग अ लैंड और बिल्डिंग, तो फिर वो लॉन्ग टर्म असेट हो जाएगा, इंडेक्सेशन बाद में मिल सकता है बट अभी इस केस में नहीं, ओके। आई होप ये 4 पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर गिफ्ट टैक्सेबल है रेसिपिएंट के हाथ में, तो फिर डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आगे के लिए विल बी दिस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ओके, ऑन द गिफ्ट डेट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ प्रीवियस ओनर इज नॉट टू बी टेकन, ओके, ये नहीं लेना है। एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेसी यहां से आपको लेना है, ओके, जब से उसको गिफ्ट मिला। देन कभी कभार क्या होता है कि हाँ, अब ये केस में देखो मैंने इंडेक्सेशन वाला केस लिया जहां पर गिफ्ट के बाद में 2 साल से ज्यादा हो गया, है ना, असेट बीइंग अ बिल्डिंग 24 मंथ से ज्यादा हो गया। असेसी को गिफ्ट कब मिला था 1/5/2017, एंड उस साल मान लो वो 56 टू 10 में टैक्सेबल हो गया था, ओके, उस साल में। तो अब 10 लाख रुपीज विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसपे फर्दर उसको इंडेक्सेशन मिल जाएगा, ओके, बिकॉज द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 2 years फ्रॉम हियर। फर्दर उसने जो फर्दर इंप्रूवमेंट करवाया उसका भी उसको डिडक्शन मिल जाएगा, बट जो इंप्रूवमेंट प्रीवियस ओनर ने करवाया उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां से हम लोग सिचुएशन को आगे स्टडी कर रहे हैं, ऑलराइट। देन और एक टाइप का गिफ्ट होता है जब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन चार्ज किया, मतलब डोनर ने डोनी को फ्री में नहीं दिया बट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन चार्ज किया, तो जिसमें हम लोग देखते हैं दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द एक्चुअल कंसिडरेशन इज मोर देन द हायर ऑफ 50,000 एंड 5% ऑफ कंसिडरेशन। मतलब अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के 105% से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख के स्टैम्प ड्यूटी, सॉरी 10 लाख की कंसिडरेशन है
और प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लो 18 लाख है, तो ओके डेफिनेटली 10 लाख के 5% से भी ज्यादा है। ओके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो डिफरेंस है वो 5% से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर 8 लाख रुपए जो वो गिफ्ट हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, ओके फ्रेंड को बेचा है, ओके आपके फ्रेंड ने 4 लाख में खरीदा था, ओके आपके फ्रेंड ने आपको 3 लाख में बेचा, आपके फ्रेंड ने आपको 3 लाख में बेचा। यहाँ पर रिलेटिव ने अगर बेचा तो वो कवर नहीं होता है, आपको पता है सेक्शन 56(2)(10) रिलेटिव वाले केस में ट्रैक नहीं होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके फ्रेंड ने आपको 3 लाख में बेचा और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो इसका मतलब ये जो 7 लाख रुपीस का गैप है दैट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स, बिकॉज दिस 7 लाख इज डेफिनेटली मोर देन 5% ऑफ 3 लाख एंड इट इज ऑल्सो मोर देन 50,000 रुपीज। तो 7 लाख रुपीस पे टैक्स लग जाएगा अभी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एंड आगे के लिए ये जो 10 लाख रुपीस को कंसिडर किया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गिफ्ट, उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। ओके जैसे पहले के केस में मान रहे थे। एंड सेम इज द केस फॉर मूवेबल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। ओके मैंने आपको एक्रोनिम बना करके दिया था, बस 10 पीजे मतलब बुलियन, ओके वर्क ऑफ आर्ट, शेयर्स एंड स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, देन स्कल्पचर, पेंटिंग्स एंड ज्वेलरी। तो ये वाले जो असेट्स हैं, ये वाले असेट्स में आपको एग्रीगेट देखना होता है। साल भर में अगर 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस है, ओके इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज मोर देन 50,000, द डिफरेंस इज मोर देन 50,000, तो अगेन इट विल बी टैक्सेबल। तो एक बार 56(2)(10) में एक वैल्यू को मान करके टैक्स लग गया, तो फिर वही वैल्यू को आगे के लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपके फ्रेंड ने खरीदा था, आपके फ्रेंड ने आपको बेचा, एब्सोल्यूट गिफ्ट नहीं किया, आपके फ्रेंड ने खरीदा था मान लो 5 लाख में, उसने इंप्रूवमेंट किया 2 लाख का, फिर उसने आपको 1/4/2019 को सिर्फ 6 लाख में बेचा, जिस दिन मार्केट में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख थी। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, उसके हिसाब से आपका कंसिडरेशन डिसाइड हो जाएगा, सेक्शन 50C लग जाएगा, और आपके फ्रेंड की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, उसको ये दोनों का डिडक्शन मिल जाएगा। फाइन, फिर आपने ये गिफ्ट को फर्दर सेल किया, बट उसके पहले आपके हाथ में ये जो 4 लाख रुपीज है ना, इस पे टैक्स लग चुका है, क्योंकि आपको 10 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला असेट आपको 6 लाख में मिल गया। ओके 10 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला असेट आपको फ्रेंड से 6 लाख में मिल गया, तो 4 लाख पे आपको टैक्स लग गया, अंडर विच हेड, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो वो 4 लाख तो टैक्सेबल हो गया, कोई और डिडक्शन नहीं। अब ये 10 लाख को हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म क्योंकि 1/4/2019 से ही पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाएगा। ओके सो 2 लाख रुपीज हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड वो जो 4 लाख रुपीज है वो आपके हाथ में हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये आपको बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है, क्योंकि गिफ्ट के दो अलग अलग केसेस हैं। जब रेसिपिएंट के हाथ में उसको टैक्सेबल माना है सेक्शन 56 के हिसाब से, तो अलग कैलकुलेशन होता है, अलग डिमिफिकेशन होता है कॉस्ट का, और अगर नहीं माना है तो अलग होता है। तो सेक्शन 50C क्या बोलता है? अब कंसिडरेशन के डिमिफिकेशन पे आ रहे हैं, हम लोग स्पीड में चल रहे हैं, आई डोंट हैव मच टाइम टू वेट, क्योंकि हमको बहुत सारा सिलेबस करना है। सेक्शन 50C बोलता है कि कंसिडरेशन शैल बी द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इफ इट इज मोर देन 105% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। ऑलराइट, और इसके हम लोग ने थोड़े बहुत वेरिएशंस भी देखा। वैल्यूएशन ऑफिसर कैन रिड्यूस दिस वैल्यू अ लिटिल बिट, वी कैन टेक द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द अग्रीमेंट डेट, अगर उस डेट या उसके पहले कुछ कंसिडरेशन प्रिस्क्राइब मोड में से मिल चुके हैं। 50CA बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर्स दैट कंसिडरेशन विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू इफ इट इज मोर देन द एक्चुअल कंसिडरेशन। ओके तो यहाँ पर 105% भी नहीं बोला, जस्ट उससे ज्यादा है तो कंसिडर कर लो। एंड सेक्शन 50D बोलता है कि कोई भी एसेट के लिए अगर कंसिडरेशन असर्टेनेबल नहीं है तो वो टैक्सेबल नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, कंसिडरेशन को फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। ओके डू नॉट मेक इट नॉट टैक्सेबल बट कंसिडर द कंसिडरेशन टू बी इक्वल टू द फेयर मार्केट वैल्यू। अब और स्पेशल बहुत सारे सिनेरियो अभी भी बचे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मैं आगे देखता हूँ तो अभी भी बहुत सारे छोटे बड़े कंसेप्ट बचे हैं, तो आपको दिया हुआ है, बट यहाँ तक की जो मैंने बताया ये बहुत यूजफुल था। हाँ आगे सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F हम लोग पढ़ लेंगे, अगर वो भी आपने पढ़ लिया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व। मोस्टली आपको लैंड और बिल्डिंग के क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें 1/4/2001 वाला प्रोविजन का एप्लीकेबल एप्लीकेशन रहता है, प्रीवियस ओनर वाला एप्लीकेशन रहता है, ओके गिफ्ट या विल वाला, एंड थर्डली
सेक्शन 50C का एप्लीकेशन रहता है एंड उसके अलावा सेक्शन 54 एंड 54F का एप्लीकेशन रहता है। बस ये 4 प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में और स्पेशल कुछ बातें रहती हैं। जब एम्प्लॉय को अगर शेयर्स मिलते हैं कंसेशनल रेट पे एम्प्लॉयर कंपनी से, तो आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले बात हुई सैलरी चैप्टर में। यस यस, कुछ डाउट है? ओके, शायद गलती से आवाज आई। देखिए ध्यान से अगर क्या बात कर रहे थे हम लोग, हाँ सैलरी चैप्टर में हम लोग ने देखा था, अगर शेयर्स एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पे मिलते हैं तो जो शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द एक्सरसाइज डेट है माइनस द एक्सरसाइज प्राइस जो एम्प्लॉय ने पे किया, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, है ना, 50 माइनस 20। तो आगे से वो फेयर मार्केट वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं फॉर कैपिटल गेन कैलकुलेशन। तो आगे अगर एम्प्लॉय ने वो शेयर को मान लो और महंगे में बेचा, तो सिर्फ उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट विल बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन। ओके, बिकॉज ऑलरेडी वो वैल्यू तक के आपको सैलरी हेड में टैक्स लग चुका है। फर्दर ये एक स्पेशल केस है जहां पर एम्प्लॉय ने वो शेयर को गिफ्ट किया फर्दर किसी को, तो भी उसको ट्रांसफर मानते हैं। नॉर्मली गिफ्ट को ट्रांसफर नहीं मानते हैं, बट यहाँ पर एम्प्लॉय ने फर्दर गिफ्ट किया तो भी उसको ट्रांसफर मानते हैं। तो अगर एम्प्लॉय ने गिफ्ट किया तो जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द गिफ्ट डेट है उसको हम लोग कंसिडरेशन मान लेंगे। तो यहाँ पर ये एक स्पेशल केस है जहां पर कॉस्ट भी डीम्ड रहेगी और कंसिडरेशन भी डीम्ड रहेगी। तो डीम्ड कंसिडरेशन विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द गिफ्ट डेट एंड डीम्ड कॉस्ट विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द एक्सरसाइज डेट। ओके, जिस वैल्यू तक के ऑलरेडी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स लग चुका है। तो अगर फर्दर एम्प्लॉय ने गिफ्ट किया तो ये एक स्पेशल केस है जहां पर ट्रांसफर के हाथ में उसको ट्रांसफर मानते हैं। ओके, ध्यान रख सकते हैं। देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एक स्पेशल सिनेरियो है, अगर हम लोग एडवांस फॉरफिट करते हैं, लाइक प्रॉपर्टी हमारे पास थी, प्रॉपर्टी बेचने के लिए हम लोग ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसने हमको कुछ एडवांस दिया और बाद में उसने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया, तो फिर वो एडवांस हमने अगर फॉरफिट कर लिया, अगर ये फॉरफिचर 1 अप्रैल 2014 के पहले किया हमने, तो उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर लेते हैं। जैसे ये वाला केस है, हमने 5 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी थी और 2 लाख का एडवांस हमने फोरफिट किया था बीच में किसी पार्टी से, और उस समय ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ। फिर हमने फाइनली जब बेचा, उस समय कैलकुलेशन के वक्त वो एडवांस को कॉस्ट में से माइनस करके रिड्यूस्ड कॉस्ट पे ही आप इंडेक्सेशन लेते हो। ओके, ये वाले इंडेक्स का, ये वाले एडवांस फॉरफीचर वाले ईयर के इंडेक्स का कोई यूज नहीं रहता है। दिस इज अ लिटिल बिट इलॉजिकल, इसलिए 1 अप्रैल 2014 के पहले ये प्रोविजन था, बाद में इसको ठीक किया गया। अगर ये एडवांस फॉरफिटेड इससे भी ज्यादा है, कॉस्ट से भी ज्यादा है, जैसे कि 6 लाख रुपए है, तो फिर आपकी कॉस्ट ही जीरो हो जाती है और जो एक्स्ट्रा आपने एडवांस फॉरफिट किया वो कैपिटल रिसीट है, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। ओके, दैट इज नॉट टैक्सेबल रिमेनिंग जो एडवांस है। ओके, 1/4/2014 के पहले है तो। बट तो अभी भी हो सकता है कि आपने आज कोई प्रॉपर्टी बेचा जिसके रिस्पेक्ट में 1 अप्रैल 2014 के पहले एडवांस फॉरफिट किया था, इसीलिए आपको वो प्रोविजन पता रहना चाहिए। नहीं तो आप सोच रहे होंगे पहले का प्रोविजन क्यों, क्योंकि आप प्रॉपर्टी को जिस साल बेचते हो, जिस साल ट्रांसफर करते हो, उसी साल कैपिटल गेन्स अप्लाई होता है। ओके, नॉर्मली अगर एडवांस आपने 1 अप्रैल 2014 के बाद में, उस दिन या उस दिन के बाद में फॉरफिट किया, तो नाउ द न्यू प्रोविजन सेज दैट वो एडवांस अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो जाता है। ओके, अब वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस मत करो। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको ओरिजिनली जो है वो लो, डू नॉट रिड्यूस द एडवांस फॉरफिटेड आफ्टर 1/4/2014 फ्रॉम द कॉस्ट। तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा बाद वाले एडवांस का, लेकिन अदर सोर्सेज में वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा 2 लाख रुपीज। अगर ये एडवांस फॉरफिटेड ज्यादा है तो भी फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, जितना भी फॉरफिट किया। जैसे 5 लाख का कॉस्ट था, 6 लाख फॉरफिट किया यहाँ पर, यहाँ के वैल्यूज के हिसाब से, तो भी पूरा 6 लाख टैक्सेबल रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इन द ईयर ऑफ फॉरफीचर। ओके, बट कॉस्ट में से कुछ माइनस नहीं होगा। अगर मिक्स्ड वाला केस है, एक एक ट्रांजेक्शन का एडवांस आपने पहले फॉरफिट किया था और कुछ आपने 1 अप्रैल 2014 के बाद फॉरफिट किया, तो जो पहले फॉरफिट किया था वो कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, जो बाद में फॉरफिट किया वो जिस साल फॉरफिट किया उस साल के हिसाब से अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरीके के सिनेरियोज हैं। और एक स्पेशल केस, अगर गिफ्ट करने के पहले
आपके फ्रेंड ने एडवांस फॉरफिट किया था, ओके, आपने किसी फ्रेंड से या किसी पर्सन से गिफ्ट में वो एसेट रिसीव किया, और गिफ्ट करने के पहले वो एडवांस फॉरफिट किया था उस पर्सन ने, प्रीवियस ओनर ने, तो वो वाले एडवांस को हमारे कॉस्ट में से रिड्यूस नहीं करना है। भले ही हम लोग प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेते हैं, बट प्रीवियस ओनर ने जो एडवांस फॉरफिट किया उसको हम लोग रिड्यूस नहीं करते हैं। तो हम लोग 8 लाख में से सिर्फ हमने जो एडवांस फॉरफिट किया उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं, ओके। और वो भी हमने जो 1 अप्रैल 2014 के पहले फॉरफिट किया उसको रिड्यूस करते हैं। उसके बाद जो फॉरफिट किया वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। गिफ्ट करने के पहले प्रीवियस ओनर ने जो एडवांस फॉरफिट किया वो हम लोग रिड्यूस नहीं करते हैं। ओके, वेरियस सिनेरियोज आर कवर्ड इन द क्वेश्चंस, ओके, आपके जो अलग अलग क्वेश्चंस है उसमें ये सब कवर्ड है। तो ये समरी है जिसको आप ध्यान रख सकते हो। 1 अप्रैल 2014 के पहले का एडवांस है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दो, अगर कॉस्ट से भी ज्यादा है तो फिर वो कैपिटल रिसीट है, नॉट टैक्सेबल। और प्रीवियस ओनर का अगर एडवांस है तो उसको आप कंसीडर मत करो, नो इफेक्ट ऑन एनी कैलकुलेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रीवियस ओनर ने फॉरफिट किया गिफ्ट करने के पहले। और 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद का एडवांस है तो कैपिटल गेन में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, अदर सोर्सेज हेड में सेक्शन 56 में वो टैक्सेबल रहेगा, ओके। तो ये एडवांस का समरी। सो विद दिस आई हैव मोस्टली कवर्ड ऑल द स्पेशल केसेस, फिर भी बहुत बचे हैं, आगे आएंगे, ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कंसिडरेशन, ओके, जो स्पेशल सिनेरियोज हैं। लेकिन एग्जाम्शन हम लोग को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे के और जो स्पेशल पॉइंट्स है उसमें अभी इस स्टेज तक के जो मैंने आपको बताया उसमें से किसी को कुछ कुछ क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हो, एनीथिंग। Sir, if forfeiture is done before 1/4/2001, then do we ignore it or still reduce it from cost? We will reduce it from cost. Forfeiture का 1/4/2001 से कोई संबंध नहीं है। अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हो एज ऑन 1/4/2001, तो भी forfeiture अगर आपने उसके पहले किया तो उसको आपको रिड्यूस करना है, बिकॉज इन एनी केस इट इज forfeiture डन बिफोर 1/4/2014, है ना, तो आपको वो रिड्यूस करना है, बिकॉज इट इज लाइक अ रिकवरी फ्रॉम योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो अगर कुछ स्पेसिफिकली उसके लिए नहीं बताया, मतलब जो जनरली एप्लीकेबल है, तो आपको स्पेसिफिकली बस ये बताया कि 1/4/2014 के पहले फॉरफिट किया तो उसको रिड्यूस करना है, तो 1/4/2001 के पहले वाला केस भी उसी में कवर हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग ये सब पढ़ चुके हो, एंड आज आज आपका सिर्फ रिवीजन हो रहा है, ओके, देयर इज नथिंग वेरी डिफिकल्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, बट यस आई एग्री दैट दिस इज अ वेरी वेरी वास्ट चैप्टर इन इटसेल्फ। चलिए, अब 6 एग्जाम्शन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट, 6 में से ये 2 इंपॉर्टेंट है और एक सेक्शन 54 ईसी हम लोग देखेंगे, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली। सेक्शन 54 ये आपको समराइज करके दिया है यहाँ पर। अगर आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करते हो, मतलब आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 24 मंथ्स, तभी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पर। और फिर अगर आप एक न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, ओके, देयर शुड बी ओनली वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन विच यू आर इन्वेस्टिंग। एक से ज्यादा में इन्वेस्ट किया अगर आपने, तो ये वाले सेक्शन में मना नहीं है, लेकिन आपको जो एग्जाम्पशन है वो सिर्फ कोई एक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में मिलेगा, एंड योर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन एनी वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, ओके। कब तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, विद इन 1 ईयर प्रायर और 2 ईयर्स आफ्टर, ओके, परचेस अगर कर रहे हो न्यू प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, और अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो 3 ईयर्स, ओके, 3 साल ट्रांसफर करने के बाद 3 साल के अंदर अंदर आपने कंस्ट्रक्शन कर लेना चाहिए। सो ये उसकी टाइम लिमिट है। अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन, आपको एग्जाम्पशन यहाँ पर मिलेगा अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, ओके। सेक्शन 54 प्लेनली बोलता है भाई जितना गेन हुआ उतना आप इन्वेस्ट कर दो, ओके। उसका एग्जाम्पल भी देखो आपको दिया है, आपका नेट कंसिडरेशन 100 लाख है, मान लो आपका कैपिटल गेन हुआ 35 लाख, आपने अगर 30 लाख इन्वेस्ट किया तो आपको 30 लाख का एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ओके। 35 लाख में से 30 लाख का एग्जाम्पशन मिल जाएगा, कोई और एडिशनल कंडीशन नहीं है, बस ये लॉक इन पीरियड है कि आप 3 साल तक के जो न्यू प्रॉपर्टी है उसको आप बेच नहीं सकते हो, यू कैन नॉट ट्रांसफर द न्यू प्रॉपर्टी विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अगर आपने 3 साल के अंदर बेचा तो न्यू प्रॉपर्टी के सेल में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से जो अमाउंट पहले एग्जेम्प्ट हो गया था वो माइनस हो जाएगा, amount exempt earlier shall be reduced from the cost of acquisition of the new property, okay। एंड ये केस में आपको क्योंकि टाइम
और साल या ट्रांसफर के बाद में 2 साल 3 साल तक के हैं, तो रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद में भी आप खर्चा कर सकते हो। तो आपको रिटर्न फाइलिंग डेट तक डिडक्शन मिल जाए अगर आपने खर्चा नहीं किया, तो ये स्कीम अवेलेबल है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। यू कैन डिपॉजिट द मनी दैट यू इंटेंड टू इन्वेस्ट इन द न्यू प्रॉपर्टी इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आपने डिपॉजिट कर दिया तो माना जाएगा कि आपने सेक्शन 54 के पर्पज से अप्लाई कर दिया। हाँ, बट ये कंडीशन है कि बाद में आपने वो अमाउंट को विद इन द टाइम फ्रेम आपने उसको प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए यूज कर लेना चाहिए। सो सेक्शन 54 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपको जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, और उसके ट्रांसफर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, और लास्ट में आपको दिया रहता है द सीसी हैज परचेज दिस न्यू प्रॉपर्टी एज वेल। तो परचेज की डेट पे ध्यान दो कि 1 साल प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर या 2 साल आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर चलता है, या कंस्ट्रक्शन किया तो भी चलता है 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। फर्दर फर्दर हो सकता है कभी दो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, तो आप दो में से ऐसी एक प्रॉपर्टी लो जिसमें ज्यादा डिडक्शन मिल जाए। फर्दर ये इन्वेस्टमेंट में अगर आपने सपोज एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में आपने एडिशनल फ्लोर बनाया तो वो भी अलाउड है। अगर आपने किसी को ओनरशिप में आपने किसी दूसरे ओनर से आपने शेयर खरीद लिया, वो भी अलाउड है। ओके, आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से अगर आपने भले लीगल ओनरशिप नहीं लिया, लेकिन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको प्रॉपर्टी एसेंशियली मिल गई है, तो वो भी अलाउड है। ओके, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अमाउंट इन्वेस्टेड। इनफैक्ट इवन केस लॉस के हिसाब से अगर आपने लैंड में इन्वेस्ट कर दिया न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उतने भी कॉस्ट का आपको डिडक्शन, इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत प्रैक्टिकली यूजफुल सेक्शन भी है, सेक्शन 54। देन सेक्शन 54 की जैसा है लेकिन कुछ कुछ मायनों में बहुत अलग है सेक्शन 54F। कुछ कुछ चीजें जो कॉमन है, देखो वहां पर मैंने इक्वल टू लिख के रखा है कि आप इंडिविजुअल एचयूएफ कोई अवेलेबल है एलटीसीजी के लिए, न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना है, वही टाइम लिमिट्स है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल है न्यू एसेट के लिए, 3 साल का लॉक इन पीरियड है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 54F इज अवेलेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ asset transferred अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो ये दोनों सेक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। जो सेक्शन 54 का स्कोप है वो सिर्फ ये वाले केस में है, और बाकी सब असेट्स पे सेक्शन 54F अप्लाई होता है। एनी असेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी बेच करके आप नए घर में इन्वेस्ट करो एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको जो नेट कंसिडरेशन है ना उतना इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर क्या था, आपने एलटीसीजी जितना इन्वेस्ट किया तो काम चल जाएगा, पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपने अगर नेट कंसिडरेशन सपोज आपकी से यहाँ पर एग्जांपल दिया ही आपको 100 लाख है, और आपने इन्वेस्ट सिर्फ 30 लाख किया, तो आपको गेन का 30% ही एग्जाम्पशन मिलेगा। ओके, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसका 30% इन दैट रेशियो। The exemption will be pro rata LTCG into amount invested upon net consideration। LTCG into amount invested upon net consideration, उतना आपको exemption मिल जाएगा 10,50,000। ओके, यहाँ पर so that will be the taxable LTCG rupees 24,50,000। अगर आपने नेट कंसिडरेशन से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट विल बी लेस देन नेट कंसिडरेशन, तो उतने प्रोपोर्शनेट आपको एग्जेम्पशन मिलेगा एलटीसीजी में। एंड अगर 3 साल की लॉक इन कंडीशन वायलेट होती है तो आपको जो गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो बाद में टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ वायलेशन। ओके, इट विल बिकम टैक्सेबल। देन एडिशनल कंडीशन क्या है सेक्शन 54F में, कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल असेट असेसी शुड नॉट ओन मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ओके, सेक्शन 54F में है कि जब आप ओरिजिनल असेट ट्रांसफर कर रहे हो उस समय आपके पास में एक से ज्यादा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं रहना चाहिए। ओके, अदर देन द न्यू प्रॉपर्टी जो आपने इस पर्पस के लिए खरीद लिया होगा ऑलरेडी। एंड आपने और एक प्रॉपर्टी इस सेक्शन में जो खरीदा उसके अलावा, यू शुड नॉट परचेस एनी अदर प्रॉपर्टी अप टू 2 years और कंस्ट्रक्ट एनी अदर प्रॉपर्टी अप टू 3 years। ओके, ऑफ एनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ओके, ये वाली नई प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में। ओके, अदर देन दिस प्रॉपर्टी। तो ये कंडीशन है सेक्शन 54 में चलता है, आपने एक से ज्यादा घर भी खरीद लिया तो एक का एग्जेम्पशन मिलेगा। बट 54F में तो एक ही खरीद सकते हो, एक से ज्यादा खरीदा तो वो एक का भी एग्जेम्पशन जो है वो नहीं मिलेगा आपको। ओके, वो एडिशनल कंडीशन है जिसका आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? तो ये दोनों सेक्शन भाई भाई है लेकिन दोनों का स्कोप अलग अलग है, दोनों अलग अलग शेयर में काम करते हैं।
Then section 54 EC, you have to remember the section number as well. Very, very important section. Now it is applicable only if the asset transferred is land or building. Okay, or both. पहले ये सभी assets पे हुआ करता था. Okay, हर एक पर्सन को अवेलेबल है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको इसका डिडक्शन मिलेगा, और सॉरी एक्सेम्पशन मिलेगा. If you invest the amount in bonds of NHAI, Rural Electrification Corporation Limited, PFCL Power Finance Corporation, IRFCL Indian Railways Finance Corporation. Okay, इनके bonds में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो within 6 months from the date of such transfer, असेट को ट्रांसफर करने के बाद 6 महीने के अंदर अगर इन्वेस्ट किया तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड बट नॉट मोर देन 50 lakhs. So whichever is least out of the three, LTCG और अमाउंट इन्वेस्टेड और 50 लाख. अब क्योंकि 6 महीने का ही टाइम है तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल नहीं है. 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है. अगर वो 5 इयर्स के लॉक इन पीरियड के पहले अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो गेन जो पहले एग्जेम्प्ट हो गया था वो टैक्सेबल हो जाएगा. सेक्शन 54 EC एंड सेक्शन 54 दोनों को आप साइमल्टेनियसली सेम केस में ले सकते हो अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचा तो. ओके, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ दीज सेक्शंस इन द सेम केस एज वेल. सेक्शन 54 EC के ओवरऑल लिमिट का ध्यान रखना, 50 लाख की लिमिट है. दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल ईयर वाइज, फाइनेंशियल ईयर वाइज. ऐसा नहीं है कि आपने अगर सपोज जनवरी 2019 2020 में आपने एसेट बेचा तो 1920 का इन्वेस्ट किया 50 लाख, फिर 2021 में 50 लाख किया. नहीं, आपको एक साल के गेन में मैक्सिमम 50 लाख का आपको ये वाला एक्सेम्पशन मिलेगा. And similarly, there is a new section, relatively new section introduced, section 54EE, जो कि कोई भी कैपिटल असेट के सेल करने पर कोई भी पर्सन को अवेलेबल है. Similar to section 54 EC, LTCG पे, if the investment is made in the bond of notified startup fund within 6 months, 50 लाख तक की ही अवेलेबल है. एंड यहाँ पर लॉक इन पीरियड इज 3 years. तो गवर्नमेंट चाहती है कि आपके जो कैपिटल गेन है आप उसको इन्वेस्ट कर दो इन सच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स. ओके, बॉन्ड्स. तो क्या तो स्टार्टअप के फंड में कर दो या तो फिर NHA RECL वगैरह के फंड में कर दो, कि बॉन्ड्स में कर दो, सो दैट इसका यूज जो है वो सर्टेनिटी के साथ में ये अथॉरिटीज, ये जो एजेंसीज है, ये लोग कर सके. ओके, ये ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा अवेलेबल रहेगा एंड आपको भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा. अब सेक्शन 54B एंड 54D, these are the least important out of the 6. यहाँ पर आपको दिया है कि अगर आपकी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का ट्रांसफर होता है आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर मिनिमम 2 years, तो उसके बाद अगर आप न्यू असेट अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लेते हो 2 साल के अंदर, अर्बन या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ओके, तो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, अदर प्रोविजंस जस्ट लाइक सेक्शन 54. ओके, 3 साल का लॉक इन पीरियड. गेन एग्जेम्प्ट अर्लियर विल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू असेट, अगर आपने न्यू असेट को 3 साल के अंदर बेचा तो. एंड सेक्शन 54D टॉक्स अबाउट लैंड और बिल्डिंग बीइंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. ओके, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वेयर विच इज एक्वायर्ड अंडर कंपल्सरी एक्विजिशन. सिर्फ कंपल्सरी एक्विजिशन वाला केस है यहाँ पर, ध्यान रखना, जिसको आप 2 साल से यूज कर रहे हो और फिर आपने जो आपको कंसिडरेशन मिला आपने उसको न्यू लैंड और बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट कर दिया 3 साल के अंदर, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट का एग्जेम्पशन मिल जाएगा. ओके, उसमें भी लॉक इन पीरियड 3 years. तो सेक्शन 54B इज फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, 54D इज फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लैंड और बिल्डिंग. देन देयर इज वन मोर एग्जेम्पशन. कंपल्सरी एक्विजिशन के अंदर अगर आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड चला गया 2 साल का मिनिमम यूज के बाद में, 1 अप्रैल 2004 या उसके बाद, तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट. ओके, सेक्शन 10 मतलब कि दे आर टॉकिंग अबाउट एग्जेम्पशंस. ओके, सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स टॉक्स अबाउट एग्जेम्पशंस. सेक्शन 10 ऑफ CGST तो अलग है. तो कंपल्सरी एक्विजिशन जो है उस मोड से अगर आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड 2 साल यूज करने के बाद गया तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट. अब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्यों नहीं? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड तो कैपिटल असेट ही नहीं है, तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के ट्रांसफर पर तो कोई टैक्स लगने का सवाल ही नहीं होता है. ठीक है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन अभी पढ़ा, देन सर विल रिड्यूस इट फ्रॉम फेयर मार्केट वैल्यू. राइट राइट राइट, जो आपने पूछा था फेयर मार्केट वैल्यू से रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि आपने जो भी कॉस्ट माना विच एवर इज हायर उसमें से रिड्यूस कर देंगे. सो आई होप ये एग्जेम्पशंस आपको पूरे क्लियर हैं. ओके, दीज वर द ऑल इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस. पहले लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को भी अगर 1 साल के बाद बेचते थे तो एग्जेम्पशन हुआ करता था, बट अब उसमें स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लग गया है, तो वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे. बट अभी हम लोग थोड़ी सी थियोरी देख लेते हैं बिफोर गोइंग टू दो स्पेशल केसेस.
कैपिटल गेन अभी भी खत्म नहीं हुआ, बहुत लंबा बचा है अभी भी। सर्टेन सिनेरियो में हम लोग ट्रांसफर नहीं मानते हैं। तो ये देखो, ये केसेस में क्या कॉमन बात है, अगर कोई भी एसेट गिफ्ट या विल में दिया, एक्सेप्ट फॉर ESOP शेयर रिसीव बाय एन एम्प्लॉय एंड लेटर गिफ्टेड टू समबडी एल्स। कंपनी ने अगर लिक्विडेशन में शेयर होल्डर्स को शेयर बांटे, सॉरी शेयर होल्डर्स को असेट्स बांट दिए, HOF ने मेंबर्स को पार्टीशन पे असेट्स बांट दिए, होल्डिंग कंपनी ने अपनी फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को असेट्स दिया, मतलब अगर ओनरशिप चेंज हो रही है इनके बीच में, अमलगमेशन की ट्रांजेक्शन में, जहां पर कम से कम 75% शेयर होल्डर्स न्यू कंपनी के शेयर होल्डर्स बनते हैं, अगर अमलगमेटिंग कंपनी ने अमलगमेटेड कंपनी को असेट्स दिया, डिमर्जर में डिमर्ज कंपनी ने रिजल्टिंग कंपनी को असेट्स दिया, ये सब केसेस में कॉमन बात क्या है, दैट देयर इज चेंज ऑफ ओनरशिप बट स्टिल उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ओके इसके हाथ में, प्रीवियस ओनर के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा। जो न्यू ओनर है उसके लिए डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द कॉस्ट एट विच द प्रीवियस ओनर हैड एक्वायर्ड इट। ओके जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले गिफ्ट के केस में देखा भी था। एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ न्यू ओनर विल इंक्लूड द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द प्रीवियस ओनर। ओके इसमें हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, ओके प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग को इंक्लूड कर लेंगे। तो ये कुछ केसेस है जहां पर ट्रांसफर नहीं मानते हैं। देन ये कुछ केसेस है जहां पर असेट चेंज हो जाता है, ओनर वही रहता है, देयर इज अ चेंज ऑफ द असेट बट उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं मानते हैं। ओके जैसे अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स के बदले शेयर होल्डर को अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिल गए, या डिमर्जर पे डिमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर को रिजल्टिंग कंपनी के भी शेयर्स मिल गए, डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट या बॉन्ड के बदले शेयर्स या डिबेंचर्स मिल गए, कन्वर्ट हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, कंसोलिडेटिंग स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के बदले कंसोलिडेटेड स्कीम के यूनिट्स मिल गए, ओके या कंसोलिडेटिंग प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के बदले कंसोलिडेटेड प्लान के यूनिट्स मिल गए। तो ये सभी केसेस में क्या हो रहा है कि असेट चेंज हो रहा है, मतलब टेक्निकली इन मोस्ट ऑफ दिस केसेस पुराना असेट जो है वो एक्सटिंग्विश हो रहा है और नया असेट मिल रहा है, बट स्टिल उसको ट्रांसफर नहीं मान रहे हैं। नॉर्मली एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एन अर्लियर असेट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, बट ये केस में नहीं। तो ये इस टाइप के केसेस में उसको कन्वर्जन पे टैक्स नहीं लगेगा। न्यू असेट की जो कॉस्ट है दैट विल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द ओल्ड असेट। ओके ओल्ड असेट की कॉस्ट को ही इक्विवेलेंट मान लेंगे। सिर्फ रिजल्टिंग कंपनी के जो शेयर्स मिले तो वो नेटवर्थ के रेशो में वो जो कॉस्ट है उसको हम लोग अलोकेट कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन के पास डिमर्ज्ड कंपनी के भी शेयर्स हैं एंड रिजल्टिंग कंपनी के भी शेयर्स हैं। तो उसने डिमर्ज्ड कंपनी के शेयर्स जितने में खरीदा था उसको हम लोग अभी जितना नेटवर्थ रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर हुआ, जितने नेट असेट्स ट्रांसफर हुए उस रेशियो में हम लोग कॉस्ट को न्यू पर्सन की कॉस्ट मान लेंगे, ओके रिजल्टिंग कंपनी की कॉस्ट। एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ न्यू असेट शैल इंक्लूड द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ ओल्ड असेट। तो ये कुछ केसेस है जहां पर हम लोग उसको ट्रांसफर नहीं मानते हैं एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड करते हैं। यानी और कुछ केसेस है जहां पर ट्रांसफर नहीं मानते हैं, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं, अगर नॉन रेसिडेंट ने इंडिया के बाहर दूसरे नॉन रेसिडेंट को रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी अगर ट्रांसफर किया तो उसको ट्रांसफर नहीं मानते हैं। अगर इंडिया के बाहर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांसफर किया एनआर ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को, तो ट्रांसफर नहीं मानेंगे। रिडेम्पशन ऑफ गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, ओके उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ओके आरबीआई ने रिडीम किया तब। अगर कोई भी पर्सन ने अगर गवर्नमेंट को या जो रिकॉग्नाइज्ड म्यूजियम है यूनिवर्सिटीज हैं उनको वर्क ऑफ आर्ट बुक्स या कुछ आर्कोलॉजिकल कलेक्शन वगैरह ट्रांसफर किया, सेल किया, तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। एंड रिवर्स मॉर्गेज के अंदर में अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया तो उसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ओके हाँ, लेकिन फाइनली जब बैंक ने अगर वो प्रॉपर्टी सेल कर दिया लोन रियलाइज करने के लिए तो उसको ट्रांसफर मानेंगे। ओके फाइनली जब बैंक ने उसको सेल कर दिया तो। इज इट क्लियर? तो ये कुछ केसेस है, दिस थियरी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके जो मैंने आपको अभी पहले तक के बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट अब कुछ स्पेशल सिनेरियोज देख लो और बचे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से संबंधित, इवन कंसिडरेशन से संबंधित। तो स्पेशल सिनेरियोज आपको दिया हुआ है कि जब आप गुडविल की बात करते हो, गुडविल ऑफ बिजनेस, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, लू मार्क्स, टेनेंसी राइट्स, ये सब इंटेंजिबल असेट्स आप देख सकते हो। राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, स्टेट कैरेज राइट्स, ये सब का कॉस्ट निल माना जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। द कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज निल। और अगर परचेज किया तो परचेज प्राइस, अगर आपने किसी से एज इट इज परचेज किया तो। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एटसेट्रा।
लेकिन अगर गुडविल ऑफ प्रोफेशन है, गुडविल ऑफ प्रोफेशन के बारे में एक्ट साइलेंट है, तो गुडविल ऑफ प्रोफेशन अगर सेल्फ जनरेटेड है, उसको आपने किसी को बेचा, तो उसकी कॉस्ट असर्टेनेबल नहीं रहेगी, तो उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा। ओके, बट गुडविल ऑफ बिजनेस है, ये सब केस में उसकी कॉस्ट नील मान लेंगे। ये स्पेशल असेट है जहां पर 1/4/2001 के फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन नहीं है। ओके, दिस इज अ स्पेशल सिनेरियो where you cannot take the fair market value as on 1/4/2001 even if the asset may have been acquired before 1/4/2001. देन कुछ शेयर से संबंधित सिनेरियो है। बोनस शेयर्स, अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले मिले बोनस शेयर्स आपको देखो फ्री में मिलते हैं, क्योंकि इस पे कॉस्ट कुछ नहीं लगती है आपकी। 1 अप्रैल 2001 के पहले मिलते हैं तो कॉस्ट विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। लेकिन अगर उसके बाद आपको अलॉट हुए हैं तो उसकी कॉस्ट नील मान ली जाएगी। हाँ, अगर वो बोनस शेयर्स लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो उसमें तो फिर हम लोग अलग से सेक्शन 112A का कैलकुलेशन पढ़ते वक्त और देखेंगे कि उसमें 31 जैन 2018 का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो भी कंसिडर होता है, तो वो अलग से देखेंगे। बट मान लो कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं अनलिस्टेड बोनस शेयर्स की मोस्टली, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 के पहले दिया तो फेयर मार्केट वैल्यू, 1 अप्रैल 2001 के उसके बाद दिया तो कॉस्ट नील देगी, सिंपल। राइट, राइट मतलब कि राइट टू एक्वायर शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास में राइट है शेयर्स खरीदने का, तो राइट उसको फ्री में मिल जाता है बिकॉज ही इज द होल्डर ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स। बट अगर वो राइट किसी को सेल करता है तो वो दूसरे पर्सन के लिए वो राइट का जो परचेस प्राइस है वो उसका कॉस्ट रहेगा। एंड राइट के बेसिस पे अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट शेयर्स खरीदता है तो वो जितने में राइट शेयर्स खरीदता है, ओके, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी राइट देती है कि आप शेयर्स खरीद सकते हो, ओके, इतने प्राइस पे, तो जितने प्राइस में खरीदा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर आपने आपके पास में राइट्स थे, आपने राइट किसी को बेचा और उसने फिर वो राइट को एक्सरसाइज करके राइट शेयर खरीदा, तो वो पर्सन के लिए राइट शेयर की कॉस्ट रहेगी कॉस्ट ऑफ राइट प्लस कॉस्ट ऑफ राइट शेयर। ओके, उसने कितने में राइट खरीदा प्लस कितने में उसने फिर राइट शेयर खरीदा। ओके, सपोज 20 रुपए पर शेयर का राइट खरीदा, फिर 100 रुपए शेयर खरीदने के लिए दिया, तो 120 रुपए उसके लिए कॉस्ट ऑफ राइट शेयर हो जाएगा, क्योंकि उसने राइट खरीद के फिर राइट शेयर खरीदा। ठीक है, अब ये स्पेशल सिनेरियो जहां पर स्टॉक इन ट्रेड को हम लोग कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हैं, तो इस केस में कैसा टैक्स ट्रीटमेंट करना है। देखिए, एक डेट तक के आपका ये बिजनेस असेट था, ओके, जो स्टॉक था, और उसके बाद में अब वो कैपिटल असेट हो गया, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानना। तो जब आपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको हम लोग बिजनेस की इनकम मान लेंगे, ओके, उस डेट तक के। ओके, आपने जितने में भी खरीदा था उसका आपने तब डिडक्शन ले लिया होगा, उसके बाद जिस दिन आपने कन्वर्ट किया वो फेयर मार्केट वैल्यू बिजनेस की इनकम। तो मान लीजिए कि हमने किसी को बेच दिया, किसको बेचा, अपने आप को ही बेचा। इन द केस ऑफ अ डेप्रिशिएबल असेट, ये 80,000 रुपीज क्या हो जाएगा, ये आपके ब्लॉक में ऐड हो जाएगा और उस पर आपको धीरे धीरे डेप्रिसिएशन मिलेगा। और बाद में जब आप वो डेप्रिशिएबल असेट को बेच दोगे, अगर मान लो वही एसेट ब्लॉक का असेट है, तो फिर जितने में सेल किया वो डेप्रिशिएबल ब्लॉक से कम हो जाएगा, जैसे कि कोई भी ब्लॉक में होता है। और अगर ये नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, तो क्या होगा, तो अगेन जिस डेट तक आपने कन्वर्ट किया स्टॉक से कैपिटल असेट, उस डेट का फेयर मार्केट वैल्यू तो आपका बिजनेस इनकम रहेगा, ओके, पीजीबीपी अंडर सेक्शन 28। बट उसके बाद में जिस जो फेयर मार्केट वैल्यू है दैट विल बी डीम्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओके, दैट विल बी डीम्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड यहाँ से फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो सीधा सीधा सेल कंसिडरेशन में से उसको माइनस कर देंगे तो आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा। ओके, तो आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ पर देखना है, जब से वो कैपिटल असेट बना और जब तक ट्रांसफर किया उस पीरियड का देखना है। अब उल्टा, अगर कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया तो क्या होगा, इफ कैपिटल असेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, तो जिस डेट तक वो कैपिटल असेट है, पहली बात तो कि उसी डेट तक की इंडेक्सेशन आपको मिलेगा, क्योंकि कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ट्रांसफर मानते हैं, ओके, कैपिटल गेन हेड में उसको ट्रांसफर मानते हैं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक, तो ट्रांसफर मानते हैं, तो कंसिडरेशन क्या मानेंगे, तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन इज द कंसिडरेशन। ओके, तो ये 35 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ 10 लाख, इंडेक्सेशन कहां तक लेंगे, सिर्फ डेट ऑफ कन्वर्जन तक। बट एक अच्छी बात यह है कि इट इज टैक्सेबल ओनली इन द ईयर इन विच द स्टॉक इज एक्चुअली सोल्ड।
उस स्टॉक को आपने एक्चुअली अगर अगले साल बेचा तो अगले साल टैक्सेबल रहेगा, उस साल तो वो बिजनेस का असेट हो गया, लेकिन जब बेचा तब टैक्सेबल रहेगा। सो यू हैव टू टेक केयर, कन्वर्जन की डेट तक के आपको इंडेक्सेशन लेना है, लेकिन टैक्सेबल रहेगा इन द ईयर इन विच इट इज एक्चुअली सोल्ड। ऑलराइट, और फिर बिजनेस का ये एक्सपेंडिचर मान लेंगे। ये 35 लाख रुपीज आपने कैपिटल गेन में आपने इसको कंसिडरेशन मान लिया, तो 35 लाख विल बी ट्रीटेड एज अमाउंट डिडक्टिबल अंडर द बिजनेस हेड। ओके, तो आपकी बिजनेस हेड की इनकम हो जाएगी 40 लाख माइनस 35 लाख, ये यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अगर डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप उसको हर साल डेप्रिशिएट कर ही रहे हो, तो आ, जैसे कि डेप्रिशिएबल एसेट का जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको कंसिडरेशन मान लो, और उस दिन तक की जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है वो उसकी डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ओके, ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो आपको उससे उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा। डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट में शॉर्ट टर्म गेन होता है, आपको पता है। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और एक बार आपने कन्वर्ट कर दिया उसके बाद में दिस विल बी ट्रीटेड एज द बिजनेस एक्सपेंडिचर 1,20,000, उसको फिर हमने 1,30,000 में बेचा, तो 10,000 विल बी द प्रॉफिट। ठीक है, सो दिस वाज केस नंबर 41। हम लोग ने क्लास में पूरे केस वाइज चीजें पढ़ी थी। सर अंडर सेक्शन 54 में रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की है एंड ऑल्सो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाला है, तो बोथ अलाउेबल है क्या? यस, अगर आपने मान लो से 50 लाख रुपीस का आपका गेन है, सॉरी मैंने अभी पढ़ा निशांत आपका डाउट, 50 लाख रुपीस का आपका कैपिटल गेन है, और आपने मान लो 30 लाख रुपीस की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया, अभी तक 30 लाख का खर्चा किया है, और आपने 20 लाख रुपीस आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाला है विद एन इंटेंशन कि आप वो 20 लाख रुपीस को आगे जाकर के यूज करने वाले हो। किधर यूज करने वाले हो? फॉर फर्दर एनहांसमेंट ऑफ दैट हाउस इटसेल्फ। ओके, आप वही हाउस में और फर्दर कंस्ट्रक्शन या कुछ करने वाले हो तो अलाउड है। आप सिर्फ अकाउंट स्कीम, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दिए तो काम नहीं बनेगा, उसको आपको विद इन द अलाउड टाइम आपको यूटिलाइज भी करना पड़ेगा, उस साल तो वो अलाउ हो जाएगा। ठीक है, दोनों का आपको कंबाइंड डिडक्शन मिल जाएगा। Then, एक और स्पेशल केस है अगर, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इज अ ट्रांसफर एंड कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट, उस स्टेज पे इट इज अ बिजनेस इनकम। ओके, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब अगर हम लोग ने कैपिटल एसेट के रिस्पेक्ट में कुछ इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव किया, तो जो भी आपको कंपनसेशन मिलता है उसको कंसिडरेशन मान लेंगे। ओके, तो इवन एसेट डिस्ट्रॉय को ट्रांसफर मानते हैं। एंड एक अच्छी बात यह है कि इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कंपनसेशन, जिस साल आपको कंपनसेशन मिली उस साल वो टैक्सेबल रहेगा। ओके, तो इंश्योरेंस कंपनसेशन आपको कैपिटल एसेट का भी मिल सकता है, तो फिर कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल। इंश्योरेंस कंपनसेशन आपको बिजनेस एसेट का मिल सकता है लाइक स्टॉक वगैरह का, तो देन दैट इज टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी हेड। और इंश्योरेंस कंपनसेशन आपको कोई पर्सनल एसेट का मिल सकता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई पर्सनल पर्पस के लिए कार थी जिसको आप यूज करते थे, तो उसका कोई हेड में टैक्सेबल नहीं रहेगा। ओके, हाँ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनसेशन अगर आपको एक डेप्रिशिएबल एसेट का मिला, तो उसको आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो वो आपके ब्लॉक ऑफ एसेट्स में से वो माइनस हो जाता है, आपको पता है। चलिए, तो ये आपको उसका एग्जांपल दिया है। अगेन इंश्योरेंस कंपनसेशन के केस में भी जिस साल डिस्ट्रॉय किया, जिस साल डिस्ट्रॉय हुआ वो असेट, वो डेट तक के आपको इंडेक्सेशन लेना है। ओके, पीरियड ऑफ होल्डिंग इज टू बी कंसीडर्ड टिल द डेट ऑफ सच डिस्ट्रक्शन और डेट ऑफ ट्रांसफर, एंड इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। तो ये एक अच्छी बात है कि टैक्स बाद में लगता है। सो दो केस अभी तक हमने देखा जहां पर टैक्स इज एप्लीकेबल इन द ईयर इन विच द अमाउंट इज बीइंग रिसीव्ड। एक केस कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक, उसमें व्हेन द स्टॉक इज सोल्ड, नॉट द ईयर ऑफ ट्रांसफर, और दूसरा इंश्योरेंस कंपनसेशन। तीसरा केस हम लोग देखेंगे कंपलसरी एक्विजिशन। अगर एसेट कंपलसरीली एक्वायर हुआ तो भी, मतलब अगर गवर्नमेंट के कोई लॉ के अंडर में एक्वायर हुआ तो भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर मानते हैं। ओके, कैपिटल एसेट कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ फर्स्ट कंपनसेशन। ओके, आपको जो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट मिल गई उस साल टैक्सेबल रहता है, और आपको बाद में अगर एनहेंस्ड कंपनसेशन मिली कोर्ट में लड़ झगड़ के, तो वो आपको फर्दर फिर टैक्सेबल रहेगी। आपको कॉस्ट का डिडक्शन एक ही बार मिलेगा एनहेंस्ड कंपनसेशन में से, दोबारा कॉस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। और अगर आपको डिलेड कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट आपको पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल है विद अ फ्लैट 50% डिडक्शन। जिस साल मिला उस साल टैक्सेबल है विद अ फ्लैट 50% डिडक्शन एंड नो अदर डिडक्शन।
तो कंपल्सरी एक्विजिशन का कैलकुलेशन आपको ये एग्जांपल में समझाया था मैंने। ये देखिए, पहली बात तो इंडेक्सेशन जिस साल तक एक्वायर हुआ वहां तक लेंगे अगर लॉन्ग टर्म असेट है तो। ऑलराइट, फिर जिस साल आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली उस साल जो भी कंपनसेशन डिसाइड हुआ है वो कंपनसेशन कंसिडरेशन मान लेंगे और आपको डिडक्शन मिल जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। और आपको जिस जिस साल में इंटरेस्ट मिलते जा रहा है उस साल वो इंटरेस्ट 50% डिडक्शन के साथ अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल है। फर्दर आपको जो प्रॉमिस्ड अमाउंट था वो तो मिल गया, बट आपने फर्दर कोर्ट में केस लड़ा और आपको एक एडिशनल कंपनसेशन मिली 7 लाख रुपीज बाद में। तो जब वो एडिशनल कंपनसेशन मिली तब वो फर्दर टैक्सेबल हो जाएगी अंदर कैपिटल गेन्स हेड। उसमें से आपको लीगल एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिल जाएगा एज एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। लेकिन फिर कॉस्ट का डिडक्शन दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि वो आप पहले के कंपनसेशन में ले चुके हो। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड जो आपको एडिशनल कंपनसेशन के बाद में भी इंटरेस्ट मिला 2 लाख रुपीज उसके साथ में, तो वो भी 50% डिडक्शन के साथ में टैक्स हो जाएगा। तो ये कवर हो गया। देन कुछ छोटे मोटे केसेस जहां पर कंसिडरेशन आप मान लेते हो। पार्टनर ने अगर फर्म को ट्रांसफर किया तो फिर जो एक्चुअल है वो नहीं देखेंगे, बुक्स ऑफ फर्म में जो वैल्यू रिकॉर्ड किया उसको हम लोग कंसिडरेशन मानेंगे। फर्म ने पार्टनर को ट्रांसफर किया तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो देखेंगे। ओके, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट क्या है वो देखेंगे। Then redemption of mutual fund unit where the assessee is a unit holder. तो म्यूचुअल फंड यूनिट का रिडेम्पशन अगर हुआ तो डीम्ड कंसिडरेशन इज द रिडेम्पशन वैल्यू। ओके, रिडेम्पशन वैल्यू क्योंकि उस दिन जो पैसा मिल गया दैट विल बी द कंसिडरेशन। अब फिर स्पेशल केसेस की तो कोई लिमिट ही नहीं है, इस चैप्टर में चलते ही जा रहे हैं। 1 2 3 4 चार और स्पेशल केसेस बचे हैं। उसके बाद में स्पेशल टैक्स का कैलकुलेशन का काम बचा है। ओके, अब लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो शेयर होल्डर्स का शेयर्स का राइट एक्सटिंग्विश हो जाता है और उसके बदले में शेयर होल्डर्स को असेट्स मिलते हैं। तो ये वाले असेट्स के ट्रांसफर पे कंपनी को तो टैक्स नहीं लगता है क्योंकि उसको सेक्शन 46(1) के हिसाब से ट्रांसफर नहीं मानते हैं। लेकिन आई थिंक सेक्शन 46(1) है कि 2 है वो देखना पड़ेगा। बट कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है असेट का ये वाला ट्रांसफर, बट शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। शेयर होल्डर ने जो शेयर्स का अपना राइट एक्सटिंग्विश करवाया उस बेसिस पे उनके हाथ में कैपिटल गेन होता है। कंसिडरेशन हम लोग मानते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी माइनस डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। सेक्शन 222C में जितने एक्सटेंट तक कंपनी की अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको डिविडेंड मान लेते हैं, तो उतना हम लोग कम कर देते हैं। जैसे ये वाला केस था, अगर 10% वाला शेयर होल्डर है उसको से 5 लाख 75 लाख रुपीज मार्केट वैल्यू के एसेट सबको बांटे गए, तो 10% वाले शेयर होल्डर्स को 7.5 लाख मार्केट वैल्यू के एसेट्स मिलेंगे, है ना। उसमें से 4 लाख क्योंकि 40 लाख रिजर्व्स एंड सरप्लस में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो 4 लाख विल बी डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C, जो कि शेयर होल्डर के हाथ में 10 लाख रुपीज तक एग्जेम्प्ट रहता है। अंडर सेक्शन 1034 अप टू 10 लाख पर एनम एग्जेम्प्ट रहता है। कंपनी उस पर डिविडेंड भरती है वो बात अलग है। तो वो डीम्ड कंसिडरेशन हो जाती हैं 7.5 लाख माइनस डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। और फिर शेयर होल्डर ने वो शेयर्स कितने में खरीदा था तो वो शेयर्स का कॉस्ट यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ओके, अगर वो ऑब्वियसली इंडेक्सेशन अवेलेबल है तो इंडेक्सेशन ले लेगा जिस टाइप के शेयर्स है उस। सो ये कैलकुलेशन होगा इन द केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा। आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ सकते हैं मुझे। देन स्पेसिफाइड अग्रीमेंट के केस में जहां पर हम लोग इसको कहते हैं कि हमने कोई बिल्डर के साथ में अग्रीमेंट किया है, उनको राइट्स दिया है टू कंस्ट्रक्ट प्रोजेक्ट ऑन आवर प्रॉपर्टी। ओके, हमने हमारी लैंड या बिल्डिंग वो बिल्डर को ट्रांसफर किया एंड उनको बोला कि आप इस पे अपना प्रोजेक्ट बनाओ, बस कंसिडरेशन के रूप में आप हमको वो प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट दे देना और थोड़ा सा अगर शॉर्टफॉल जाता है तो कैश दे देना। सो जो ओनर ने अगर अपनी लैंड या बिल्डिंग ऐसे बिल्डर को ट्रांसफर किया है तो पहले तो वो ट्रांसफर की ईयर में ही टैक्सेबल हो जाता था, बट नाउ इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच प्रोजेक्ट। ओके, जब ये पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वो ओनर को वापस मिलता है तब। ठीक है, तो कंसिडरेशन क्या मानते हैं, तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है जो मिला, दैट इज कंसिडर्ड एज द कंसिडरेशन अलोंग विद द कैश इफ एनी रिसीव्ड। ये कैश पे सेक्शन 194 आईसी में टीडीएस भी लगता है। ओके, टीडीएस कटता है इफ एप्लीकेबल, तो वो हम लोग अलग से देखेंगे टीडीएस में।
तो 35 लाख यहाँ पर जैसे 30 लाख प्लस 5 लाख टोटल कंसिडरेशन हो गई, और फिर वो ओनर ने कितने में वो प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी खरीदा था वो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर सकता है, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। और आगे अगर वो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वो पर्सन बेचता है, तो जितना अमाउंट उसके हाथ में टैक्सेबल हो गया था 35 लाख, दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर हिम। ओके, आगे जब वो बेचेगा सब्सिक्वेंटली तो दैट 35 लाख विल बी डीम्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि उतने अमाउंट तक ऑलरेडी उसके हाथ में टैक्स लग चुका है। देन अब बायबैक ऑफ शेयर्स, ये भी एक स्पेशल केस है। जब एक कंपनी अपने ही शेयर्स बायबैक कर लेती है एज पर कंपनी लॉ प्रोविजंस, तो ये शेयर होल्डर के हाथ में नॉर्मली ट्रांसफर रहता है। ओके, तो बायबैक प्राइस पेड बाय द कंपनी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इज द कैपिटल गेन, बट with effect from 5th July 2019, this is taxable only for foreign companies. Okay, it is taxable only for foreign, only in respect of shares held in foreign companies. पहले डोमेस्टिक अनलिस्टेड कंपनी में शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम्पशन था, अब डोमेस्टिक लिस्टेड कंपनी में भी शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम्पशन अवेलेबल है। ओके, एंड कंपनी को बायबैक टैक्स भरना पड़ेगा इस पे। अब टिल 4th ऑफ जुलाई लिस्टेड डोमेस्टिक कंपनीज में शेयर होल्डर को टैक्स लगता था, फॉरेन कंपनीज में तो अभी भी टैक्स लगेगा। ओके, फॉरेन कंपनी में तो शेयर होल्डर को अभी भी बायबैक पे टैक्स लगता है। डोमेस्टिक कंपनी में अब बायबैक टैक्स कंपनी पे करेगी, शेयर होल्डर को बायबैक के ऊपर टैक्स नहीं लगता। इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034A, नॉट जस्ट फॉर अनलिस्टेड कंपनी, नाउ आल्सो फॉर लिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी। और निशांत ने पूछा है सर, ये लिक्विडेशन में और एग्जेम्पशन वाले लिक्विडेशन में क्या डिफरेंस है? एग्जेम्पशन वाला लिक्विडेशन कौन सा है बेटा? ये लिक्विडेशन में मतलब आप इसकी बात कर रहे हो, है ना? और एग्जेम्पशन वाला लिक्विडेशन, एग्जेम्पशन वाला लिक्विडेशन क्या होता है? अच्छा, एग्जेम्पशन वाला लिक्विडेशन आई थिंक आप ये मान रहे हो, देखो कंपनी के हाथ में उसको ट्रांसफर नहीं मानते बेसिकली। ओके, मतलब कंपनी के हाथ में वो ट्रांसफर नहीं है, आप शायद इस एग्जेम्पशन की बात कर रहे हो। एंड शेयर होल्डर के हाथ में वो ट्रांसफर है। देखो देखा जाए तो यहाँ पर दोनों पार्टी कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर रही है। कंपनी असेट्स ट्रांसफर कर रही है, शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स का राइट एक्सटिंग्विश करवा रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स को टैक्स लग जाएगा, कंपनी को टैक्स नहीं लगेगा, वरना डबल टैक्सेशन हो जाएगा। ओके, यही फर्क है। ओके, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ओनली। तो उनको एक जगह ही टैक्स करना पड़ेगा ना, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी को टैक्स लग जाएगा, तो फिर शेयर होल्डर्स को टैक्स नहीं लगाना चाहिए, शेयर होल्डर्स को टैक्स लग जाएगा तो कंपनी को नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने ये मान लिया कि शेयर होल्डर्स को टैक्स लगा दो कंपनी के हाथ में, क्योंकि लिक्विडिटी हो रही है, तो ये वाला टैक्स, कैपिटल गेन वाला टैक्स मत लगाओ, उसको ट्रांसफर ही मत मानो। ठीक है, देन ये भी एक स्पेशल सिनेरियो है जिसका आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, सीए फाइनल के एग्जाम में भी आ जाता है। केस ऑफ स्लम सेल, जहां पर पूरा का पूरा आपने यूनिट बेच दिया है बिजनेस का, इसको आपने इंडिविजुअली असेट या लाइबिलिटीज में डिवाइड करके नहीं बेचा, पूरे यूनिट का एक साथ कंसिडरेशन डिटरमाइन करके बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो सेक्शन 50B में स्लम सेल का कैलकुलेशन कवर्ड है। असेट सोल्ड इज द बिजनेस यूनिट, ओके, एज अ गोइंग कंसर्न, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नेट वर्थ ऑफ द यूनिट। ओके, आई होप आपको समझता है। नेट वर्थ मतलब असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, वेयर असेट्स की वैल्यू कैसे निकालना, डेप्रिशिएबल असेट्स का WDV ले लो एज पर इनकम टैक्स। सेक्शन 35AD में अगर असेट का डिडक्शन मिल चुका है तो यहाँ पर उसका नेटवर्थ, उसका कॉस्ट नील ले लो, और बाकी असेट्स का बुक वैल्यू ले लो, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। ओके, दैट विल बी द असेट माइनस लाइबिलिटीज। ओके, लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू को माइनस कर दो। तो स्लम सेल के केस में आपको जितना पैसा मिल गया माइनस नेटवर्थ। ओके, नेटवर्थ का आपको बेसिक कैलकुलेशन जमना चाहिए। अगर कुछ रिवैल्यूएशन करके आपके एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो उसको वापस से बिफोर रिवैल्यूएशन वाली वैल्यू पे ला लो। आपको बिजनेस का, आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है। बिजनेस अगर 36 मंथ से ज्यादा का है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, अगर बिजनेस 36 मंथ से कम का है तो शॉर्ट टर्म गेन होगा। क्योंकि बिजनेस का देखना है, असेट वाइज आपको उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं देखना है। एंड स्लम सेल के केस में इंडेक्सेशन अलाउड नहीं रहता है। ठीक है, स्लम सेल के केस में देयर इज नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 112A। इसके पहले कि मैं ये सेक्शन आपको बताऊं, पहले मैं ये वाला चार्ट आपको बताना चाहूंगा कि टैक्स ऑन कैपिटल गेन अलग अलग सिनेरियो में कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नॉर्मल स्लैब रेट्स ही नॉर्मली लगते हैं, है ना, जिसमें इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म है। सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाएगा, चैप्टर 6A का डिडक्शन मिल जाएगा नॉर्मली। अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ
मतलब अगर 1 ईयर से लेस पीरियड ऑफ होल्डिंग है, 1 ईयर या उससे लेस, तो 15% का रेट लगेगा अंडर सेक्शन 111A। ओके, स्पेशल वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये। इंडेक्सेशन तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, बट आपको इसमें चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि कंसेशनल रेट एप्लीकेबल है इसीलिए। अगर आपने सेम टाइप के असेट्स को अगर आपने से 12 मंथ्स के बाद बेचा, ओके, लिस्टेड इक्विटी शेयर या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो उसमें पिछले साल तक, 2 साल पहले तक तो एग्जेम्पशन हुआ करता था। ओके, 1 अप्रैल 2018 ऑनवर्ड्स अब वो टैक्सेबल हो चुका है बियॉन्ड ₹1 लाख। ओके, अगर आपको ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इस पे, तो सेक्शन 112A एप्लीकेबल होता है। विदाउट एनी इंडेक्सेशन आपको ये गेन निकालना होता है। अगर साल भर का आपका टोटल ये गेन अगर 1 लाख से कम है, तो फिर उस केस में आपको एग्जेम्प्ट रहेगा। ओके, अगर 1 लाख से कम है तो आपको एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर 1 लाख से ज्यादा है तो 1 लाख के ऊपर वाला जो पोर्शन है उस पर 10% आपको टैक्सेबल हो जाएगा। ऑलराइट, इसमें आपको रिबेट अवेलेबल नहीं है। जो रिबेट 5 लाख से कम वाली इनकम पे मिलता था, तो ये रिबेट का बेनिफिट ये वाला LTCG पे अगर आपको गेन आता है टैक्सेबल, तो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। एंड चैप्टर 6 का डिडक्शन तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अवेलेबल नहीं है आपको। देन अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में नॉर्मली 20% का रेट है विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। ओके, एंड रिबेट अवेलेबल है, डिडक्शन अवेलेबल नहीं है चैप्टर 6 का। ओके, सेक्शन 112, ये तो बहुत पुराना सेक्शन है। और लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड जीरो कूपन बॉन्ड। ओके, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन दीज यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स के लिए तो अलग है। लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स में आपको ऑप्शन है कि इंस्टेड ऑफ 20% विद इंडेक्सेशन, यू कैन गो विद 10% विदाउट इंडेक्सेशन। ओके, यू कैन गो विद 10% विदाउट इंडेक्सेशन, ऐसा कर सकते हो। तो ये रेट्स का ध्यान रखना आप। फर्दर, अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, तो आपको और एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपका अगर बेसिक स्लैब रेट अगर पूरी तरह, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आपकी पूरी तरह एग्जॉस्ट नहीं हुई, तो आप इसमें तो यूज कर ही सकते हो ऑब्वियसली, ये तो आपकी नॉर्मल इनकम है। आप इसमें भी यूज कर सकते हो, इसमें भी यूज कर सकते हो, इसमें भी यूज कर सकते हो, अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट पूरी तरह एग्जॉस्ट नहीं हुई तो। ओके, यू कैन यूज इट फॉर योर स्पेशल गेन्स। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो तो नॉन रेसिडेंट को वो बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। बट फर्स्ट द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट should be exhausted against the regular income including this income. Then if any such limit remains, then आप देखो पहले 15%, पहले 20% वाले में एग्जॉस्ट कर लो, फिर 15% वाले में, और फिर 10% वाले में आप एग्जॉस्ट कर सकते हो। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अभी 112A को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। ओके, 112A को डिटेल में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है आपको। आपको दिया हुआ है कि कम से कम 12 महीने अगर होल्ड किया, एंड अगर एसटीटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस एंड सेल, अगर आपने ये असेट को, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को अगर आपने ट्रांसफर किया है, तो देयर विल बी दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डायरेक्टली विदाउट एनी इंडेक्सेशन। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपीज तक के नो टैक्सेशन, 1 लाख के ऊपर रहा तो ऊपर वाले पोर्शन पे 10%। रिबेट नहीं मिलेगा। एंड मैंने लिखा है फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कैन बी सेट ऑफ, अगर बची है तो। ओके, वैसे तो बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। ओके, लेकिन अब ये प्रोविजन इंसर्ट हुआ था, प्रपोज हुआ था 1 फरवरी 2018 को, जब बजट स्पीच आई थी उसमें, तो उन्होंने 31 जनवरी तक के जो वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ उसको माफ कर दिया। ओके, 31 जनवरी 2018 तक, इसलिए कुछ स्पेशल प्रोविजन आया कॉस्ट के डिमिफिकेशन का, वो देखना होगा। सबसे पहले तो बेसिक देख लो। अगर देखो 1 ईयर से ज्यादा है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो सिंपली 40 माइनस 10 विल बी द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर 1 ईयर से कम है पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो 40 माइनस 10 विल बी द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A, एंड दिस लॉन्ग टर्म विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A। बराबर। अब 31 जैन वाला क्या पॉइंट है? 31 जैन वाला ये पॉइंट है कि अगर वो असेट, अगर वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड 31 जनवरी 2018 या उसके पहले एक्वायर हुए हैं, तो द कॉस्ट विल बी द कॉस्ट विल बी द हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और लोअर ऑफ दिस टू, लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल कंसिडरेशन। तो मतलब आपको क्या देखना है कि देखो ये कॉस्ट 10 रुपीज थी,
फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी की बढ़ गई है, तो आप ये वाली कॉस्ट कंसिडर कर सकते हो, ओके। एंड ये इससे भी ज्यादा है तो आप इस पे रुक जाओगे, ओके। 250 विल बी योर डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एक्वायर्ड बिफोर 1/2/2018, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड लोअर ऑफ, ये दोनों में से जो विचेवर इज हायर अल्टीमेटली, फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन जो बाद में बेचा। देखो कैसे देखना है, देखो 100 और 80, तो आप ये 100 प्रिफर करोगे, ओके ऑलरेडी, क्योंकि ये 100 ज्यादा है। देन 10 250, तो आप 250 लोगे, लेकिन 220 में ही बिका है, तो आपको यू विल हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट टू 220, ओके। कॉस्ट कैन नॉट बी, दिस डीम्ड कॉस्ट कैन नॉट बी मोर देन द सेल कंसिडरेशन अनलेस इट इज द एक्चुअल कॉस्ट। जैसे एफ वाले पॉइंट में एक्चुअल कॉस्ट आपकी ज्यादा है, तो फिर आप वो ले सकते हो, लेकिन डीम्ड कॉस्ट कैन नॉट बी मोर देन द कंसिडरेशन, ओके। वो फॉर्मूला हम लोग ने अप्लाई किया। और पॉइंट नंबर जी में आप देख सकते हो, कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू, कंसिडरेशन, ओके। तो यहां पर यू कैन टेक दिस और दिस, विच एवर इज हायर, ओके। बट इन दोनों में से सबसे पहले तो विच एवर इज लोअर, तो आपकी कंसिडरेशन कम है, तो फिर आप 300 और 280 में से कंपेयर करोगे तो 300 विल बी योर एक्चुअल कॉस्ट। ये पूरे सिनेरियोज यहाँ पर आपको मैंने बताए हुए हैं। यू कैन कंसिडर दैट 31 जनवरी का आपको फेयर मार्केट वैल्यू एग्जाम के क्वेश्चन में दिया रहेगा, और अगर लिस्टेड शेयर है तो ही आपको ये सब कंसेप्ट अप्लाई करना है। ऑलराइट, सो ये थे पूरे प्रोविजंस। एक सरचार्ज के रिस्पेक्ट में एक अमेंडमेंट आया था, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू, जो बाद में टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट बन गया 2019 का, जिसमें बोला कि 111 ए और 112 ए, मतलब जो 15% एंड 10% वाला जो स्पेशल रेट है ना, 111 ए आपका एसटीसीजी है, 112 ए आपका एलटीसीजी है। तो ये दोनों केस में अगर आपकी इनकम होती है बहुत सारी, तो योर सरचार्ज विल नॉट बी एक्सीडिंग 15% ऑन सच पोर्शन ऑफ इनकम, ओके। 111 ए एंड 112 ए वाले पोर्शन पे 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं रहेगा। आपका सरचार्ज इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई का 50 लाख से 1 करोड़ पे तो 10% है ही, 2 करोड़ तक के 15% है, ओके। ये तो पहले भी था। 2 करोड़ से अगर ज्यादा इनकम है तो आप ये वाली इनकम को छोड़ के देखो, अगर फिर भी ज्यादा है तो 25% आप सरचार्ज लगाओ। अगर अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा इनकम है ये वाली इनकम्स को छोड़ के, तो फिर आप 37% का जो हायर सरचार्ज आया था वो लगाओ, नो प्रॉब्लम। बट टोटल इनकम, अगर ये इनकम को मिला करके 2 करोड़ से ज्यादा है, बट ये इनकम को छोड़ करके 2 करोड़ से कम है, तो इसका मतलब ये वाली स्पेशल इनकम के कारण ही 2 करोड़ के ऊपर जा रही है टोटल इनकम, तो फिर और सरचार्ज शुड नॉट एक्सीड 15%, ओके। और सरचार्ज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15% इन दैट केस, ओके। तो ये सरचार्ज का भी स्पेशल आपको कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना होता है। अब वी डोंट नो कि इतना बड़ा चैप्टर, इतने सारे कंसेप्ट्स में से वो लोग कहाँ से क्या क्वेश्चन बना करके पूछेंगे, इसलिए इट इज एडवाइजेबल नॉट टू स्किप एनीथिंग। मैंने आपको बहुत डिटेल में पूरा चैप्टर अभी करवाया है, भले ही शॉर्ट टाइम में, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक इसका एलिमेंट हम लोग ने टच किया है, ओके। अब एक क्वेश्चन आया है, सर अंडर सेक्शन 1034A इफ बायबैक इज अनाउंस्ड एंड डन बिफोर 5/7/2019, then would the company pay buyback tax or would it be taxable in hand of shareholder? तो अगर पहले आपने अनाउंस कर दिया तो उसके रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशन आया था, तो जो पहले का प्रोविजन एप्लीकेबल था वैसे होगा, ओके। तो अगर लिस्टेड वाला लिस्टेड शेयर्स है तो उस केस में कंपनी को पहले वाले केस में बायबैक टैक्स एप्लीकेबल नहीं था, देन द शेयर होल्डर विल हैव टू पे द टैक्स ऑन दैट। अगर पहले अनाउंस हो गया था तो, ओके, 5 जुलाई 2019 के पहले। बट आई डोंट थिंक इतने डेप्थ में आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर फ्रॉम द एंगल ऑफ कैपिटल गेन्स। अभी आपके और कोई क्वेश्चंस हैं माइंड में तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव टू आस्क प्लीज फील फ्री टू आस्क। अभी भी हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग और एक चैप्टर अभी करेंगे बिफोर टेकिंग ब्रेक।